मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अंकित सर विद्यासागर ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज आपका सेट नंबर 7 चलने वाला है। उम्मीद है कि सेट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त हो रहे होंगे। तो देखते हैं आज का रीजनिंग का कौन कौन सा सवाल हमारे सामने है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में कथन एवं पूर्वधारणा चैप्टर से आपके सामने सवाल है। कथन में बोला गया कि कृपया पटना से दिल्ली के 2 टिकटों की उपलब्धता का पता लगाएं। कथन एवं पूर्वधारणा चैप्टर में आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि पूर्वधारणा हमेशा क्या होता है, कथन में छिपा हुआ रहता है। यानी कि कथन में वो बातें क्या होती है, निहित होती है। कथन के अनुसार ही पूर्वधारणा पढ़कर आपको ये ज्ञात करना है कि कौन सा पूर्वधारणा आपका सही होगा और कौन सा पूर्वधारणा आपका गलत होगा। तो चलिए देखते हैं। पूर्वधारणा नंबर 1 कहता है कि पता लगाने वाले व्यक्ति को यात्रा का इच्छित माध्यम पता है। तो पूर्वधारणा नंबर 1 आपका क्या है, सही है। कैसे? तो देखिए कथन में क्या कह रहा है, कथन में कह रहा है कृपया पटना से दिल्ली के 2 टिकटों की उपलब्धता का पता लगाएं। यानी कि जो व्यक्ति को बोला गया कि आप पटना से दिल्ली के टिकट की व्यवस्था का पता लगाइए, तो उसको ये नहीं बोला गया कि आप ट्रेन से देखिए या बस से जाने का देखिए या फिर हवाई जहाज़ से देखिए। क्यों नहीं बोला गया? क्योंकि जो कथन कह रहा है उसको भी ये पता है कि जो सामने वाला व्यक्ति है जिसको मैं बोल रहा हूँ उसको शायद पता है कि मैं किस चीज़ से यात्रा करने वाला हूँ। तो ये चीज़ कथन में निहित लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये बातें क्या है, निहित है। अगर उसी बातों को पूरे तरीके से कहा जाता तो क्या कहा जाता, जरा सुनिएगा। तो कहा जाता कि कृपया पटना से दिल्ली के ट्रेन से यात्रा करने के लिए 2 टिकटों की उपलब्धता का पता लगाएं। वहाँ पर ये लिखा जाता, लेकिन ट्रेन की यात्रा करना है ये लिखा हुआ नहीं है। यानी कि वो बातें क्या है, उसमें छिपा हुआ है। जो सामने वाला व्यक्ति है जिसको बोला गया उसको ये पता है कि अगला आदमी किस चीज़ से यात्रा करेगा, उसका माध्यम क्या होगा। तो वही पूर्वधारणा नंबर 1 आपका क्या है, कह रहा है कि पता लगाने वाले व्यक्ति को यात्रा का इच्छित माध्यम पता है। अगर उसे ये इच्छित माध्यम पता नहीं होता तो कथन में ही स्पष्ट कह दिया गया होता कि हमें बस से जाना है, 2 टिकट का उपलब्धता का पता लगाए, लेकिन वो चीज़ें वहाँ नहीं कही गई है। इसका मतलब है कि जिसे कहा जा रहा है उस व्यक्ति को ये यात्रा का इच्छित माध्यम जो है वो क्या है, पता है। तो आपका पूर्वधारणा नंबर 1 क्या हो जाएगा, तो पूर्वधारणा नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। पूर्वधारणा नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। 2 में कह रहा कि पता लगाने वाले व्यक्ति को यात्रा करने वाले व्यक्ति का ब्यौरा पता है। अगर इस व्यक्ति को यात्रा करने वाले व्यक्ति का ब्यौरा पता नहीं होता तो कथन में ही लिख दिया गया होता कि मेरा नाम ये है, यात्रा इतने तारीख को करना है, यात्रा किस चीज़ से करनी है, ये सारे ब्यौरा जो भी होता वो क्या किया जाता, यहाँ पे लिख दिया गया होता। लेकिन सामने वाले व्यक्ति को क्या है, उस व्यक्ति का जो ब्यौरा है उसके बारे में जो भी जानकारी है वो क्या है, उसे पता है, इसलिए वो बातें कथन में लिखी हुई नहीं है। अगर उसे वो बातें पता नहीं होता, उसका ब्यौरा पता नहीं होता, तो वो बातें क्या होता, कथन में स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ होता। तो पूर्वधारणा नंबर 2 भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें बोला गया पूर्वधारणा 1 तथा ये ऑप्शन नंबर डी देखिएगा, पूर्वधारणा 1 तथा 2 दोनों क्या है, सही है। तो आपका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो अगला सवाल देखिए, आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है 6 से 19 में बोला गया कि निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब ये सिटिंग अरेंजमेंट चैप्टर से आपके सामने सवाल है और सवाल में क्या बोला जा रहा है उसको देखिए। सवाल में बोला गया कि A, B, C, D, E, F, G और H केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्ताकार टेबल के चारों ओर बैठे हैं, पर जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, तो एक वृत्ताकार टेबल बना लेना है। तो जैसे देखिए मैं यहाँ पे एक टेबल बना लेता हूँ। तो ये हो गया हमारा टेबल वृत्ताकार। कितने आदमी बैठे हुए हैं, तो 8 आदमी A से लेकर H तक। और उन सभी का सबसे आपको महत्वपूर्ण क्या रखना है कि देखना है व्यक्ति का चेहरा किस ओर है, केंद्र की ओर है। तो केंद्र, ये टेबल का केंद्र क्या हो जाएगा, ये आपका केंद्र हो जाएगा। यदि व्यक्ति का चेहरा स्पष्ट तौर पर बता दिया गया हो कि उसका चेहरा किस दिशा की ओर, यानी कि केंद्र की ओर है या केंद्र से बाहर की ओर है, तो आपको उसी के अनुसार क्या करना है, स्थान निर्धारित कर लेना है।
यदि व्यक्ति का चेहरा क्वेश्चन में आपको नहीं बताया गया हो तो हालात को देखते हुए आप क्या करेंगे, उसका मुख उस दिशा में करेंगे। जैसे कि आपको बोला जाए कि किसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर एक पेड़ के नीचे, क्या बोला गया, एक पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर 4 व्यक्ति बैठकर बातें कर रहे हैं, इस तरीके से कथन दिया गया। लेकिन ये नहीं बोला गया कि उस व्यक्ति का चेहरा किस ओर है। तो देखिए यहाँ पेड़ है और पेड़ के चारों ओर बना ये चबूतरा है। अब देखिए जब बीच में पेड़ हो और उसके चारों ओर चबूतरा बनाया गया है, तो जब भी वहाँ पर व्यक्ति बैठ के आपस में बातचीत करेगा, 4, 5, 6, 8 व्यक्ति जितने भी, तो ये जाहिर सी बात है कि सभी का चेहरा पेड़ की तरफ तो नहीं होगा, पेड़ की तरफ चेहरा करके नहीं बैठेंगे। क्या करेंगे, पेड़ चूंकि क्या है तो चबूतरे के बीच में है, तो सभी का चेहरा क्या होगा, बाहर की ओर हो जाएगा। इसका चेहरा भी बाहर, सभी का चेहरा क्या हो जाएगा, बाहर की ओर। यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं था कि चेहरा किस दिशा में है, अंदर है या फिर बाहर है, लेकिन पेड़ के बने चबूतरे पे बैठा हुआ है तो इसलिए इसका चेहरा हम क्या करेंगे, बाहर की ओर कर देंगे। तो ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा। और जब आपको स्पष्ट ना पता चले और दिशा नहीं दिया गया हो तो उस जगह पे हमेशा केंद्र की ओर मानकर ही क्वेश्चन को तैयार किया जाता है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। तो सवाल आपके सामने है कि A, B, C, D, E, F और G कितने व्यक्ति हैं, तो 8 व्यक्ति। पहले सभी 8 व्यक्ति बनाइए, तो 2, उसके बाद हो गया 3, 4, 5, 6, 7 और ये हो गया 8 व्यक्ति आपके। और सभी का चेहरा किधर है, तो सभी का चेहरा आपका केंद्र की ओर है। कहाँ है, केंद्र की ओर। चलिए ध्यान दीजिएगा, सभी का चेहरा आपका केंद्र की ओर है। अब देखिए आपसे सवाल में बोला गया कि सी ई के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। क्या बोला गया, सी बैठने वाला व्यक्ति कौन, तो सी किसके दाएं, तो ई के दाएं में। क्या बोला गया, ई के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ई को हम लिखेंगे। ई का स्थान आप कोई भी स्थान ले लीजिए, सिर्फ दाएं बाएं आप हमेशा कीजिएगा, आपका क्वेश्चन बन के तैयार हो जाएगा। तो क्या करना है, जब चेहरा केंद्र की ओर हो तो हमेशा पहले व्यक्ति को आप क्या करें, नीचे ही बैठाया करें। नीचे बैठाने से क्या होगा, आपका लेफ्ट और राइट में आसानी होगा। अब देखिए ये ई जो बैठा हुआ इसका चेहरा केंद्र की ओर यानी कि ऊपर की ओर है। और हमने डायरेक्शन में आपको बतलाया था कि ऊपर का जो दिशा होता है कौन सा होता है, तो नॉर्थ। ऊपर कौन सा दिशा, नॉर्थ। नीचे हो जाता है साउथ, और दाएँ आपका हो जाता है ईस्ट, और बाएँ कौन सा दिशा होता है, तो वेस्ट हो जाता है। और जब व्यक्ति का चेहरा नॉर्थ में हो तो लेफ्ट हैंड आपका वेस्ट में और राइट हैंड क्या होता है, ईस्ट में। जब साउथ में चेहरा हो तो लेफ्ट हैंड आपका ईस्ट में जाएगा और राइट हैंड क्या होगा, वेस्ट में चला जाएगा। लेकिन जब व्यक्ति का चेहरा ईस्ट में हो तो लेफ्ट हैंड ऊपर और राइट हैंड क्या होता है, नीचे की ओर होता है। और जब चेहरा वेस्ट में हो, ध्यान दीजिएगा, जब चेहरा वेस्ट में हो तो आपका क्या होता है, लेफ्ट नीचे और राइट क्या होता है, ऊपर हो जाता है। ये दिशा आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब देखिए ई का चेहरा क्या है, ऊपर की ओर यानी कि नॉर्थ में, तो उसका लेफ्ट हैंड क्या होगा, इधर आपका लेफ्ट हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो चलिए इसको अब मिटाते हैं और आगे देखते हैं क्या है। चलिए ध्यान दीजिएगा, आपका इधर चला जाएगा लेफ्ट और इधर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सवाल में बोला गया कि सी ई के दाएं दूसरे स्थान पर है, तो ई का दायां तो इधर है, ये क्या है दिशा, दायां है आपका। तो दाएं कौन सा स्थान है, तो दूसरे नंबर पर। तो पहला और ये स्थान कौन सा हो जाएगा, दूसरा। और इस स्थान पे कौन बैठा हुआ है, तो सी बैठा हुआ है। अब देखिए आगे क्या आपको बोला गया है, तो आगे बोला गया डी एच के बाएं चौथे स्थान पर बैठा हुआ है। तो बाबू क्या करना है आपको कि सीटिंग अरेंजमेंट का जब भी सवाल बनाएं तो 2 सेंटेंस को आप जोड़कर ही आप बनाएं, कॉमन हमेशा ढूंढा कीजिए। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले तो बोला गया सी ई के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, डी एच के बाएं कौन से स्थान है, चौथे स्थान पर बैठा हुआ है। अब देखिए ऊपर ना तो डी है और ना ही एच है। अब क्या करना है, यहाँ पर आपको रुकना नहीं है, हम आगे पढ़ेंगे कि आगे कौन सी जानकारी हमें दी गई है। तो आगे देखिए क्या बोला गया कि एच ई और सी के बगल में नहीं बैठा है, यानी कि एच जो व्यक्ति है, कौन सा एच, वह ना तो सी के बगल में बैठता है और ना ही ई के बगल में बैठता है। इन दोनों का एच क्या है, पड़ोसी नहीं है, ये बोला गया। तो बगल में हम इसको नोट कर लेंगे। आगे देखिए क्या बोला गया, बोला गया कि ए एफ के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। क्या बोला गया,
ए जो है एफ के दाएं, तो देखिए एफ और इसका दायां इस तरफ हो जाएगा, तो एफ के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा, ए बैठा है, तो यहाँ दे देंगे दूसरे स्थान पर एक व्यक्ति के बाद बैठा हुआ है आपका ए। अब देखिए इसको हमने यहाँ नहीं, इसको साइड में हम नोट कर रहे हैं कि क्या क्या बोला गया। आगे देखिए क्या बोला गया कि जी सी के बगल में नहीं बैठा है, यानी कि जी जो है वह क्या है, सी का पड़ोसी नहीं है, यानी कि सी के बगल में जी नहीं बैठ सकता है। ये जानकारी हमारे सामने है। अब देखिए इस कथन को यदि आप देखिए कि डी एच के बाएं चौथे स्थान पर बैठा हुआ है, यदि हम मानकर चलिए एच के बाएं में डी क्या है, चौथे स्थान, यदि हम एच को यहाँ पर देते हैं तो इसके बाएं देखिए चौथा स्थान कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 और चौथा स्थान आपका ये हो जाएगा, चौथा स्थान क्या होगा, ये हो जाएगा। अब देखिए और दूसरा चीज आपका क्या है, एच ई और सी के बगल में नहीं, यदि एच को हम यहाँ पे व्यवस्थित करेंगे तो उसका सी क्या हो जाएगा, पड़ोसी हो जाएगा, जो कि कथन में स्पष्ट तौर पे बोला गया कि एच जो है वह ई और सी के बगल में नहीं बैठता है, ये कथन बोला गया। और देखिए यदि आप एच को यहाँ बैठाते हैं तो बाएं चौथा आपका स्थान ये हो जाएगा, बाएं चौथा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और एच ई का भी पड़ोसी नहीं है। देखिए यहाँ क्या है, एच जो है वो ना तो सी का पड़ोसी है और ना ही ई का पड़ोसी है, तो एच का स्थान आपका ये भी नहीं जाएगा। तब आगे हम क्या देखते हैं, तो देखिए क्या बोला गया आगे, तो एच का स्थान हम क्या करेंगे बाबू, तो एच का स्थान आप यहाँ नहीं रख के यहाँ किसका स्थान रखेंगे हम, तो यहाँ पे हम डी का स्थान रखेंगे, किसका रखेंगे, डी का। अब देखिए क्या बोला गया, एच के बाएं, यदि हम एच को यहाँ पे रखते हैं तो देखिए बायां अब आपका ये और दायां आपका क्या है, इधर हो जाएगा, तो एच के बाएं चौथे स्थान पर डी क्या है, एच के बाएं, तो 1 2 3 और चौथे स्थान पर कौन हो गया, डी हो गया। आगे बोला गया एच ई और सी का पड़ोसी नहीं है, यदि एच यहाँ पे है और उसका पड़ोसी ई नहीं होगा तो ई के लिए ना तो ये स्थान होगा और ना ही ये स्थान होगा, तो कौन सा स्थान हो सकता है, या तो ये होगा और या फिर ये हो सकता है। आगे देखिए सवाल में क्या बोला गया कि ए एफ के दाएं, चलिए सी ए के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, डी एच के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है, एच ई और सी का पड़ोसी नहीं है। चलो बाबू 1 मिनट देख लो, एच ई और सी का पड़ोसी नहीं है। आगे देखिए क्या है, ए एफ के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, ए जो है एफ के दाएं में। अब देखिए दाएं दूसरा, तो यदि हम एफ को यहाँ पे व्यवस्थित करेंगे एफ को, तो एफ के दाएं दूसरा स्थान कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखिए यदि हम यहाँ पर एफ को रखेंगे तो यहाँ से दाएं दूसरा ये होगा, जो कि यहाँ पहले से क्या है, ई बैठा हुआ है, तो ये स्थान आपका नहीं जाएगा, तो कौन सा जाएगा, तो आपका ये स्थान चला जाएगा किसके लिए, एफ के दाएं, तो एफ को आप यहाँ पे रखें, ये आपका लेफ्ट और ये क्या हो जाएगा राइट, और एफ के दाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठा हुआ है, तो ए बैठा हुआ है। आगे देखिए सवाल में क्या बोला गया कि जी सी के बगल में नहीं बैठता है, जी यदि सी के बगल में नहीं बैठेगा तो बताइए सी के बगल में नहीं बैठेगा तो ये स्थान पर तो आपका जी हो नहीं सकता है, इस स्थान पे क्या होगा, जी आपका नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जी अगर यहाँ रखेंगे तो सी का वो क्या हो जाएगा, पड़ोसी हो जाएगा, लेकिन कथन में कह रहा है कि वो बगल में बैठा हुआ नहीं है। अब देखिए क्या कह रहा है, तो जी सी के बगल में, तो एक स्थान आपका ये बचा हुआ और एक स्थान आपका ये है, यहाँ जी जाएगा नहीं चूंकि सी का पड़ोसी, तो जी के लिए आपका स्थान क्या होगा, ये हो जाएगा। अब एक व्यक्ति आपके सामने बचे हैं, वह व्यक्ति कौन सा है, तो वह व्यक्ति बी है, तो बी का स्थान आपका क्या होगा, इस जगह पे हो जाएगा। अब देखिए सभी कथन आपके क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। अब देखिए सवाल हमसे क्या पूछा गया, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो सवाल में देखिए क्वेश्चन में बोला गया कि जी के ठीक बाएं बैठा व्यक्ति कौन है, फिगर ही मिट गया। चलिए देखिएगा जी के ठीक बाएं बैठा व्यक्ति कौन है, तो देखिए जी के ठीक बाएं बैठा व्यक्ति कौन है, तो फिगर में देख लेते हैं। जब फिगर ही मिट गया, 1 मिनट बाबू रुक जाओ, इसको सही करना होगा, फिर से बनाना पड़ेगा फिगर को। चलिए फिगर हमने बना लिया था, उसी को ठीक से कर लेते हैं। एक बार फिर से देखिएगा आप, क्वेश्चन को ऊपर नीचे करना पड़ेगा। चलिए ये हो गया आपका 8 व्यक्ति, क्या है, ई सी के सी ए ई के दाएं, तो ई के दाएं दूसरे स्थान पे कौन है, तो सी है। उसके बाद आपका यहाँ पे था डी, और ये स्थान किसके लिए था, एच के लिए, और ये स्थान था आपका
एफ का, और ये स्थान था ए का, ये स्थान था जी का, और ये स्थान किसका था, बी का। चलिए ये हमारे सामने फिगर था, आप स्पष्ट पिछला फिगर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं सवाल। सवाल में बोला गया कि जी के ठीक बाएं बैठा व्यक्ति कौन है। तो जी कहाँ पे है, यहाँ पे। अब पूछा जा रहा है कि इसके बाएं बैठा व्यक्ति, तो इसका बायां ऊपर और दाएं क्या होगा, इस तरफ हो जाएगा। तो बाएं बैठा व्यक्ति कौन है, तो ए है। आपका आंसर क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग क्या है। तो फिर ये क्वेश्चन ऊपर जाएगा, ये फिगर आपका मिट जाएगा। चलिए आगे क्या बोला गया है, तो फिगर में आप लोग देखिएगा, हम ध्यान देकर बता रहे हैं आपको। पूछा जा रहा है कि डी के सामने कौन बैठा हुआ है। तो फिगर में देखो बाबू, इस रूप में आपका फिगर बना हुआ था। चलिए इस रूप में आपका क्या था, फिगर बना हुआ था। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब देखिए डी का स्थान ये था आपका, और एच का स्थान ये हो गया ई, और यहाँ कौन था, सी। ये स्थान था बी का, और ये स्थान किसका था, आपका जी का। और यहाँ पे था आपका ए, और यहाँ पे था आपका एफ। अब देखिए सवाल क्या है, तो सवाल पूछ रहा है कि डी के सामने कौन बैठा हुआ है। तो डी के सामने देखिए, डी यहाँ है, तो इसके सामने बैठा व्यक्ति कौन है आपका, तो इसके सामने बैठा व्यक्ति आपका एच है। यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या चला जाएगा, एच, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बोला जा रहा है कि बैठने की व्यवस्था में उनके स्थान के आधार पर निम्नलिखित 4 में से 3 एक समान है, इसलिए उनका एक समूह बनता है। वह कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता। आपके सामने ऑप्शन में क्या दिया गया है, तो दिया गया है आपको बी, डी, सी। उसके बाद है आपके सामने एच, जी, ए। उसके बाद देखिए क्या है, तो ई, जी, ए। अगला क्या है आपका ए, एफ, एच। चलिए ये 4 आपको समूह दिया गया है। पूछा जा रहा है कि बताइए कौन सा ऐसा समूह है जो 3 एक समान है और एक क्या है, उन सभी से अलग है। तो देखिएगा सबसे पहले क्या है, बी, डी, सी। तो बी आपका कहाँ है, यहाँ बी, डी, सी। यानी कि तीसरा व्यक्ति जो है पहले तथा दूसरे व्यक्ति के क्या है, बीच में बैठा हुआ है। देखिए बी, उसके बाद क्या है दूसरा डी, और तीसरा कौन है, सी। यानी कि बी और डी के बीच में कौन है, तो सी बैठा हुआ है। तीसरा व्यक्ति पहले और दूसरे के बीच में है। आगे चलिए क्या देखते हैं, तो एच, जी, ए। अब देखिए एच, जी, ए, यहाँ पर भी तीसरा व्यक्ति आपका कौन है, ए। और इन दोनों के एच और जी के बीच में कौन बैठा हुआ है, तो आपका ए बैठा हुआ है। तो अब देखिए इन दोनों का नियम एक समान है। आगे देखिए क्या है, तो ई, जी, ए। क्या है, ई, जी, ए। अब देखिए यहाँ पर ई, जी और क्या है, ए। ये तीनों व्यक्ति आपका क्या है, लगातार क्रम में है। जबकि आपने देखा ए नंबर और बी नंबर में तीसरा जो व्यक्ति था पहले और दूसरे व्यक्ति के क्या था, बीच में बैठा हुआ था। तो आपका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ई, जी, ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं इसी का क्या है। तो अगला सवाल में फिर आपका फिगर मिटेगा। तो अब देखिए सवाल हमसे पूछा गया कि डी के दाएं तीसरा बैठा व्यक्ति कौन है। तो चलिए एक बार और फिगर बना लीजिए और फिर समझ लीजिएगा। तो इस रूप में आपका फिगर था। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये हमारा फिगर था। और यहाँ पे आपका था एफ, एच, ए, जी, ई। उसके बाद था आपका डी, सी, और यहाँ पे था बी। चलिए सवाल क्या पूछा गया कि डी के दाएं तीसरा बैठा व्यक्ति कौन है। डी कहाँ है, यहाँ पे। इसके दाएं ये आपका लेफ्ट और ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। दाएं तीसरा 1, 2, 3 तीसरा व्यक्ति कौन है, तो एफ है। आपका आंसर चला जाएगा एफ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। तो सीटिंग अरेंजमेंट का ये क्वेश्चन था आपके सामने। तो इसको एकदम कथन पढ़िए और उसको एक दूसरे से जोड़ते हुए आप आगे बढ़िए। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी निगेटिव स्टेटमेंट से आपको शुरुआत नहीं करना। यानी कि कोई भी दे दिया, जैसे पहला ही कथन दिया कि ए सी का पड़ोसी नहीं है, तो वहाँ से कभी भी शुरुआत ना करें। हमेशा क्या करना है, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट से आपको शुरुआत करनी है। निगेटिव को आप साइड में रखें और उसको लास्ट में छांटने का काम करें, एक दूसरे से अलग करने का काम करें। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा गया। तो देखिएगा आप, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। 13 में क्या बोला जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए
जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। और आपके अक्षर कौन कौन से हैं? तो CHARACTER। तो आप देखिए ऑप्शन नंबर ए में देखिए, ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या है? HEA, तो HEA आपका है। उसके बाद RTY, ये Y जो लेटर है आपका क्या है? बाहर का अक्षर है। तो आपका आंसर यहीं पे चला जाएगा क्या? तो ऑप्शन नंबर आपका चला जाएगा ए। क्यों चला जाएगा? क्योंकि यहाँ पर Y जो आपका लेटर है ये क्या है? बाहरी लेटर है। इसमें देखिए कहीं पर भी Y आपको नजर नहीं आएगा, तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। बाकी सभी जो है ऊपर से लिए गए अक्षरों से ही बनाया गया है। जैसे तो देखिए CRATE, तो CRATE ऊपर का ही लेटर है। नीचे देखिए TRACER, तो TRAC, उसके बाद ER, तो ये क्या है? ऊपर का ही, तो वो भी आपका क्या है? ऊपर का। लेकिन यहाँ जो Y आपका दिया गया है ये आपका बाहर का लेटर है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। तो अगला देखिएगा आप, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। 17 में क्या बोला जा रहा है? कथन एवं पूर्व धारणा से ये भी सवाल है आपके सामने। और कथन में बोला गया कि हाईवे पुलिस ने नियमित दूरी पर गति सीमा और हाईवेज पर अधिक गति के खतरों को निर्दिष्ट करने वाले बड़े बड़े बोर्ड लगाए हैं। और पूर्व धारणा नंबर 1 क्या कह रहा है? आप लोग जब सड़क पे चलते होंगे, हाईवे पे चलते होंगे, तो देखते होंगे कि जगह जगह 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर की दूरी पर आपको एक बोर्ड दिखता होगा और उस बोर्ड पे लिखा हुआ रहता होगा सावधानी हटी दुर्घटना घटी। क्यों लिखा जाता है? तो इस चीज़ को समझिए कि जब भी कोई चेतावनी दी जाती है किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो सड़क पर दिया जाए, ट्रेन में भी आप लोग देखते होंगे चेतावनी कि बिना आवश्यक जंजीर खींचने पर 500 रुपये का जुर्माना, अक्सर आप लोग देखते होंगे। और हाईवे पर भी देखते होंगे कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, दुर्घटना से देर भली। इस तरीके का साइन बोर्ड क्या होता है? लगा हुआ रहता है। अब देखिए क्या होता है कि जब भी कोई चेतावनी दी जाती है तो चेतावनी देने का उद्देश्य क्या होता है? तो व्यक्ति जब कोई चेतावनी देता है या कोई संस्था चेतावनी देता है तो क्या होता है कि लोग इस चेतावनी से डरेंगे, इस नियम चेतावनी में जो बताया गया उसको क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। बहुत सारे लोग करते हैं और बहुत सारे लोग नहीं भी करते हैं। तो जो नहीं करता है उसको सोचकर आप आंसर कभी नहीं देंगे। क्या करना है आपको? तो जब मानिए कि मैंने आपको चेतावनी दिया कि आज का क्लास ज्वाइन नहीं करने पे 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। अब बताइए जब मैंने ये चेतावनी जारी किया तो मेरे मस्तिष्क में क्या आया ये आपको सोचना है। आप क्या करेंगे ये नहीं सोचना है। हो सकता है कि आप कल क्लास ज्वाइन नहीं करें, लेकिन अगर मेरे मन में ये आ जाता कि मैं जो चेतावनी दे रहा हूँ उसके बाद भी मेरे स्टूडेंट क्लास नहीं आएंगे, क्लास नहीं करेंगे, तो क्या मैं कभी भी ये चेतावनी देता कि 500 रुपये का जुर्माना लगेगा? तो मैं ये कभी भी आपको चेतावनी नहीं देता। चेतावनी देने का उद्देश्य क्या था कि लोग इस चेतावनी को देखकर, पढ़कर क्या करेंगे? डरेंगे, क्लास कल से करेंगे। ये मेरा उद्देश्य था। तो चेतावनी हमेशा क्या होता है? जो किया जाएगा उस पर आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग चेतावनी को नहीं मानते हैं। देखते होंगे ट्रेन में बहुत सारे लोग जा रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, घर पास आया जंजीर खींचे और क्या किए? उतर गए। तो उनको डर नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि जब वो चेतावनी दिया गया तो ये होता है, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ें होती है। तो वही चीज़ आप देखिए क्वेश्चन में क्या है। तो क्वेश्चन में बोला गया कि हो सकता है अधिकांश मोटर चालक हाईवे पर अपने वाहन गति सीमा के भीतर चलाएंगे। ये आपका पूर्व धारणा नंबर 1 कह रहा है। ये मस्तिष्क में आया चेतावनी देने वालों के, तभी तो उसने वहाँ कथन में लिखा है। कथन में क्या लिखा? फिर से एक बार पढ़िए। तो कथन में लिखा गया कि हाईवे पुलिस ने नियमित दूरी पर गति सीमा और हाईवेज पर अधिक गति के खतरों को निर्दिष्ट करने वाले बड़े बड़े बोर्ड लगाए हैं। तो गति सीमा अक्सर बोर्ड पे देखते होंगे, गति सीमा 20 किलोमीटर, गति सीमा 40 किलोमीटर, इस तरीके से लिखा हुआ रहता है। तो वो बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए गए। अब पूर्व धारणा नंबर 1 कहता है कि हो सकता है अधिकांश मोटर चालक हाईवे पर अपने वाहन गति सीमा के भीतर चलाएंगे। तो बहुत सारे लोग होते हैं जब चलते हैं सड़क पर तो वो जो बोर्ड पे लिखा हुआ रहता है उसको पढ़कर उसके अनुसार चलने का प्रयास करते हैं। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं? नहीं चलते हैं। आजकल के जो
14, 15, 20 साल के लड़के हैं, एकदम लहरिया कट बाइक देखिए तो 90, 100, 125 के स्पीड से चलाते हैं, उनको उस चेतावनी का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उसको लेकर आपको आंसर नहीं देना। आंसर क्या है तो देखिए, जब ये नोटिस दिया गया तो क्या सोच कर दिया गया कि लोग इसको पढ़ेंगे और पढ़कर क्या करेंगे, उसको अमल करेंगे। अमल नहीं, अगर उसके मस्तिष्क में आ जाता कि लोग अमल नहीं करेंगे तो फिर नोटिस देने का कोई मतलब ही था ही नहीं, सूचना लगाने का कोई मतलब था ही नहीं। अगर वो सूचना दिया गया है बोर्ड पे तो किस लिए दिया गया, कि लोग उस सूचना को पढ़े और उसको क्या करें, माने। तो वही पूर्व धारणा नंबर 1 आप कहता है कि अधिकांश मोटर चालक हाईवे पर अपने वाहन गति सीमा के भीतर चलाएंगे। तो आपका ये क्या हो जाएगा, पूर्व धारणा नंबर 1। तो पूर्व धारणा नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। क्या होगा, सही हो जाएगा। पूर्व धारणा नंबर 2 देखिए क्या कहता है। पूर्व धारणा नंबर 2 आपका कहा कि आम तौर पर मोटर चालक ऐसे चेतावनियों को नज़रअंदाज करते हैं और हाईवे पर अधिक स्पीड से वाहन चलाते हैं। ये भी बात है, बहुत सारे लोग जो होते हैं वह हाईवे पर क्या करते हैं, वैसे सूचना को, चेतावनी को पढ़ते हैं, उसके बावजूद भी वो लहरिया कट मारते हुए चले जाते हैं। अक्सर आप देखते होंगे सड़क पर जब ट्रैक्टर चलता है तो ट्रैक्टर के पीछे में एक शब्द आप लोग अक्सर देखते होंगे, लटकला ता गिल्ले बेटा। क्या मतलब है इसका, मतलब आप लटकोगे तो जाओगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो उस सूचना को क्यों दिया जाता है ट्रैक्टर के पीछे, ट्रक के पीछे, इसलिए कि जो व्यक्ति ट्रैक्टर चलते हुए उसमें लटक कर चलने का प्रयास करता है ताकि वो उसे पढ़े और फिर उसमें लटकने का कोशिश नहीं करे, ये चीज़ के लिए दिया जाता है ना। तो वो देखिए बहुत सारे लोग उस चीज़ को पढ़ के मान भी लेते हैं, लटकने का प्रयास नहीं करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लटक भी जाते हैं। लेकिन सूचना देने का उद्देश्य क्या था उसके मस्तिष्क में, जब वो सूचना, वो चेतावनी दे रहा था कि गति सीमा इतना रखिए, लटकला था गल्ला बेटा, ये जो चेतावनी दिया गया, क्यों दिया गया, इसलिए दिया गया ना कि लोग जब इस चेतावनी, इस सूचना को जब पढ़ेंगे तो वो काम नहीं करेंगे। अगर मस्तिष्क में ये आ जाता कि मैं जो सूचना दे रहा हूँ फिर भी व्यक्ति वो ट्रेन में, ट्रैक्टर में लटकेगा ही लटकेगा, तो फिर वो क्यों लिखा जाता लटकला था गल्ला बेटा, नहीं लिखा था ना। तो आपका क्या होगा, पूर्व धारणा नंबर 2 गलत हो जाएगा, ये आपका सही नहीं है। तो आपका आंसर जाएगा केवल पूर्व धारणा 1 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। तो देखिएगा हमारे सामने अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 भी आपका क्या है, कथन एवं तर्क, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट चैप्टर से आपके सामने ये सवाल पूछा गया है। और सवाल में क्या कह रहा है, पढ़िए, कथन को ध्यान से पढ़ना है और आपको चुनना है कि कौन सा तर्क आपका मजबूत है और कौन सा तर्क आपका कमजोर है, ये आपको तय करना है। तो चलिए क्या है तर्क में, तर्क नंबर 1 कहता है, ये कथन देखिए पहले, कथन में बोला गया कि क्या कोई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा जो अनजाने में अपराध करता है उसके साथ कानून को विशेष व्यवहार करना चाहिए। कथन आपका क्या कर रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। कथन कह रहा है कि क्या कोई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा जो अनजाने में अपराध करता है उसके साथ कानून को विशेष व्यवहार करना चाहिए, ये कथन में कहा गया है। अब उसके अनुसार आपको तर्क दिया गया, तर्क को पढ़िए और उस तय कीजिए कि ये तर्क आपका मजबूत है, हमारे कानून के अनुसार है, हमारे सामाजिक दृष्टिकोण से ये मजबूत है, और फिर आप तय कीजिए कि तर्क आपका मजबूत है या फिर कमज़ोर है। जो मजबूत होगा वही आपका क्या होगा, तो सही होगा। अब देखिए क्या कह रहा है तर्क नंबर 1। तर्क 1 में कहता है कि क्योंकि प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध जानबूझकर नहीं होता है। क्या बोला गया कि क्योंकि प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध जानबूझकर नहीं होता है। तो ऐसा नहीं होता है, अपराध करने वाला कोई भी हो, चाहे उसका समाज में पहचान हो या फिर नहीं हो, अपराध जब भी कोई व्यक्ति करता है, कभी कभी अनजाने में भी हो जाती है, लेकिन उसके लिए हमारे भारत देश में कानून क्या है, सभी नागरिक के लिए, चाहे वह अमीर हो या फिर गरीब हो या फिर जो भी उसकी हैसियत रहे, लेकिन सभी का अधिकार क्या है, तो हमारे कानून में सबका अधिकार एक समान रखा गया है। तो इसलिए किसी भी व्यक्ति को कानूनन अधिकार जो है अलग से नहीं दिया जा सकता है। तो आपका क्या कह रहा है तर्क नंबर 1 कि उसको विशेष व्यवहार करना चाहिए। क्यों भाई करना चाहिए, तो कह रहा है कि क्योंकि
प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध जानबूझकर नहीं किया जाता है। तो बाबू ऐसे थोड़े होता है, कोई गरीब कोई कमज़ोर वर्ग का लोग करेगा तो वो आपका हो जाएगा कि जानबूझकर किया गया, और कोई प्रतिष्ठित जिसके समाज में एक शाख है उसको तो और अपराध नहीं करना चाहिए, और अगर वो अपराध करता है इसका मतलब वो जानबूझकर नहीं करे, फिर तो वही कहावत हो गई ना, आप करे तो रासलीला और मैं करूँ तो करैक्टर ढीला, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका तर्क नंबर 1 क्या हो जाएगा, तो तर्क 1 आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि अपराध जानबूझकर नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखिए तर्क नंबर 2 क्या कर रहा है। तर्क नंबर 2 कह रहा है कि नहीं, हमारी नीति है कि कानून के सामने सभी समान है। तो सही बात है, हमारा जो संविधान है वो क्या कहता है कि भारत का हर नागरिक, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, किसी भी धर्म किसी भी जाति से हो, किसी भी समुदाय से हो, चाहे वो अमीर हो गरीब हो नहीं हो, तो सबका अधिकार क्या है, तो एक समान है। सबका नागरिकता क्या है, तो एक समान है, किसी के प्रति विशेष व्यवहार कानूनन नहीं है। तो आपका निष्कर्ष तर्क नंबर 2 क्या है, तर्क नंबर 2 आपका सही है, कानून के अनुसार ये बातें कर रहा है। क्या कह रहा है कि नहीं, हमारी नीति है कि कानून के सामने सभी व्यक्ति क्या है, तो एक समान है। तो तर्क नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, तर्क नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, और आपका आंसर होगा केवल तर्क 1 सही, ये केवल तर्क 2 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही चला जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल हमारे सामने क्या है। तो अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन 22 तो हो गया, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। आपका क्या है, नंबर सीरीज चैप्टर से सवाल पूछा गया, और सवाल में आपको क्या क्या पूछा गया ये ध्यान दीजिएगा। तो सवाल में है आपका 14, 14 के बाद है 25, उसके बाद दिया गया है 47, उसके बाद है आपका 91, और 91 के बाद अगला आपसे पूछा गया, और अगला संख्या आपका क्या है, तो 355। कितना है, 355। चलिए देखते हैं कौन सा सीरीज चल रहा है। तो देखिए क्या है यहाँ पर, तो 14 और 25, 25 के बाद है आपका 47, और 47 के बाद क्या है 91। तो बाबू यहाँ जब आप गौर से देखोगे तो देखो क्या है, तो 14 गुने 2 क्या है, 14 गुने 2 कितने हो जाते हैं, तो 28। 14 गुने 2 अब माइनस कितना है, तो माइनस है आपका 3, यानी कि गुने 2 माइनस 3। 25 से जब आप आगे जाइए तो देखिए क्या है, तो 25 गुने 2 50, अब माइनस कितना, तो 3। 50 माइनस 3 कितने, तो 47। जब 47 से 91 में आप जाइए तो देखिए क्या है, तो 47 गुने 2 आपका कितना हो जाएगा, बताइए। 47 गुने 2 आपका गुने 2 94, अब माइनस कितना, तो 3। 94 में से 3 जाएगा कितना होगा, 91 हो जाएगा। अब यहाँ भी जब हम आगे जाएंगे तो क्या करेंगे, गुने 2 अब माइनस 3 कर देंगे, तो 91 गुने 2 कितना हो जाएगा बाबू, तो 91 गुने 2 आपका हो जाएगा 182। कितने होंगे, 182, और 182 में से क्या करेंगे, 3 हम घटा देंगे। 182 में से क्या करेंगे, 3 घटा देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, 179। अब देखिए 179 फिर आगे जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर जो आपका संख्या होगा वह हो जाएगा आपका 179। जब यहाँ से फिर आगे बढ़ेगा तो फिर आपका होगा गुने 2 माइनस 3, यही चलेगा। तो 100 देखिए यहाँ पर 179, तो इसको 2 से गुना करेंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसमें माइनस 3 आपका हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं आपका ऑप्शन नंबर कौन चला जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी 179। चलिए अगला सवाल देखते हैं हमारे सामने क्या है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला गया, तो बोला गया किसी घड़ी में 2:30 हुए हैं तो घंटे तथा मिनट की सुई के बीच कितने अंश का कोण बनेगा, आपसे सवाल ये पूछा गया। अब देखिए क्या है, आपको बोला गया कि कितना 2:55। तो पिछले क्लास में भी हमने आपको बतलाया था, क्या बतलाया था बाबू, तो एक फार्मूला हमने आपको बतलाया था, कौन सा, तो देखिएगा 11/2m बराबर 30h प्लस माइनस a। तो 11/2 मिनट, ये m आपका क्या है, तो मिनट है, और h आपका आवर, और a क्या है, एंगल है। तो देखिए क्या बोला गया, 2:30 यानी कि मिनट कितने हो जाएंगे, तो 30 बराबर 30 गुने कितना है 2 बजकर, तो गुने 2 प्लस माइनस a
तो 15 गुने 11 कितना 165 और 30 दोनों कितना हो जाएगा 60 प्लस माइनस कितने तो 165 माइनस कितना हो जाएगा तो 60। चलिए तो a बराबर आपका कितना हो जाएगा 105, कितने हो जाएंगे 105। यानी कि ये एंगल जो आपका बनेगा कब तो 2:30 के बीच में। चलिए ध्यान दीजिएगा कितने बजे 2 बजकर घड़ी में कितने हुए हैं 30, तो ये रहा 12, 6, उसके बाद हो गया 3 और ये हो गया आपका 9। चलिए 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और ये हो गया 11। चलिए ध्यान दीजिएगा, घड़ी बना लेते हैं फिर अच्छे से समझ में आएगा आपको। चलिए ध्यान दीजिएगा, घड़ी में क्या बोला कि कितना टाइम हुआ है तो 2:30। जब घड़ी में 2:30 हुआ तो मिनट का सुई आपका कहाँ पे रहेगा 6 पे, मिनट का सुई कहाँ पे रहेगा 6 पे, और घंटे वाली सुई जो होगा वो आपका 2 तथा 3 के क्या होगा बीच में रहेगा, 2 और 3 के बीच में रहेगा। अब चलिए देखते हैं, तो पिछले क्लास में हमने बताया था कि ये जो पूरा डायल सर्कल होता है आपका कितना होता है 360 डिग्री का, और घंटे कितने होते हैं तो 12 घंटे में यदि 360 डिग्री तो 1 घंटे में कितना तो 30 डिग्री हो जाता है। तो 1 घंटे ये 12 से 1 जो है ये आपका क्या है 1 घंटा, 1 से 2 ये हो गया दूसरा घंटा, वैसे ही 11 से 12 चला जाता है 12वें घंटे पर। तो ये जो आपका 12 से 1 होता है कितने डिग्री हो जाता है तो 30 डिग्री, 1 से 2 कितना तो 30 डिग्री। अब देखिए यही 30 30 60 होते होते कितना हो जाता है तो टोटल आपका 360 डिग्री होता है, कितना 360 डिग्री। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे, चलिए क्या है क्वेश्चन में, तो एंगल आपका कितना निकला है 105। तो देखिए 30 यहाँ, 30 ये और 30 ये, 30 30 60 30 कितने हो गए तो 90, कितना हो गया बाबू तो 90। और ऊपर देखिए मिनट वाली सुई जो है आपका कहाँ पे है 30 पे, और ये क्या है 2 और 3 के बीच में, ये 30 डिग्री है लेकिन ये दोनों के बीच में है, यानी कि यहाँ से ये 15 डिग्री क्या हुआ है आगे मुड़ गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 15। तो टोटल कितना हो गया 105 डिग्री। लेकिन सवाल में ऑप्शन में देखिए कहीं पर भी 105 डिग्री नहीं दिया गया है, इसका मतलब ये मत समझिए कि ये क्वेश्चन आपका गलत है, क्वेश्चन क्या है सही है, ऑप्शन में 105 नहीं है। तो देखो बाबू ये जो आपका कोण बन रहा है ये 2 सुई के बीच में, ये जो कोण बन रहा है आपका कितना बन रहा है तो 105 डिग्री का बन रहा है, कितने का बन रहा है 105 डिग्री का। लेकिन सुई का देखिए इधर भी तो दोनों के बीच एंगल बनेगा, तो ये एंगल आपका कितना बन जाएगा तो 105 यदि इधर है तो इधर का जो एंगल आपका कितना हो जाएगा तो 255, चूंकि दोनों तरफ का मिलाकर कितना होना चाहिए तो 360 होना चाहिए, कितना होना चाहिए 360। तो जब ऑप्शन में ये आपका दिया हुआ नहीं रहे तो आप ये आंसर में देंगे, तो देखिए ऑप्शन में 105 कहीं नहीं था तो क्या देंगे हम आंसर में तो 255 डिग्री, क्या देंगे 255 डिग्री। तो आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल हमारे सामने क्या है, तो 30 नंबर आपका हो गया है। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 34। 34 में क्या है तो आपके सामने 2 पासे दिए गए हैं, और अब देखिए यहाँ पर क्या है अंक नहीं दिया गया है, क्या है तो लेटर दिया गया है। तो पासा देखिए क्या है तो इस रूप में आपका पासा है, जिसमें कि ऊपर के सतह पर आपका x, दाएं के सतह पर m और सामने के सतह पर p लिखा हुआ है। दूसरा में देखिए तो क्या है, दूसरा में आपको लिखा गया है p r और सामने क्या है तो t है, p r t। चलिए अब देखिए ये आपका है व्यू 1 और ये क्या है व्यू 2। तो पिछले क्लास में हमने बताया था जब अंक रहता था, क्या रहता था अंक, और क्या मैं बतलाता था कि जब पासा का डाइस का 2 व्यू आपको दिया गया हो और उनमें से एक अंक आपका क्या हो समान हो, तो समान अंक के विपरीत में वही अंक आएगा जो उस पर लिखा हुआ नहीं है। तो उसके अनुसार हम दे देते थे, यदि 5 कॉमन रहता था तो जो लिखा हुआ नहीं रहता था वो दे देते, तो लिखा हुआ कितना तो 1 से 6 तक। लेकिन यहाँ क्या दिया गया है तो यहाँ पर आपका लेटर दिया गया है, लेटर में क्या है तो एक्स एम पी पी आर टी ये दिया गया है। और इन दोनों में यदि आप देखिए तो आपका कॉमन लेटर कौन सा है तो कॉमन लेटर दोनों का क्या है पी है, दोनों का कॉमन लेटर क्या है पी। तो देखिए पी के विपरीत में, उसके बाद पी के बाद अगला कौन है आपका एक्स, उसके आगे क्या है तो एम,
तो देखिए P का अगला कौन सा है, तो P का अगला आपका है X, यानी कि X। तो यहाँ देखिए P का अगला आपका कौन है, तो P का अगला क्लॉकवाइज आपका कौन सा है, R। हमेशा कैसे चलना है, क्लॉकवाइज। अगर हम इधर चलते तो ये मुड़ना मेरा एंटी क्लॉक होता, और ये मुड़ना क्या है, मेरा क्लॉकवाइज है। तो ये देखिए नीचे से ऐसे ऊपर गए, ये मेरा मुड़ने का क्रम क्या है, क्लॉकवाइज। लेकिन इस तरीके से अगर हम आ जाते तो ये हो जाता एंटी क्लॉक, जो कि एंटी क्लॉक आपको नहीं चलना है। कैसे चलना है, तो क्लॉकवाइज चलना है। चलिए अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर X और P का अगला यहाँ क्या है, R। तो X के विपरीत में क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। उसके बाद देखिए X से अगला क्लॉकवाइज कौन है, तो M है, तो M। यहाँ देखिए R के बाद क्लॉकवाइज क्या है आपका T, यानी कि M के विपरीत में कौन सा लेटर जाएगा, तो T जाएगा। अब हम ये कैसे पता करें कि P के विपरीत में कौन होगा, क्योंकि यहाँ P दोनों में क्या है, समान है। तो बाबू लेटर टोटल कितने होते हैं आपके, तो 26 होते हैं। कितने, 26। अब कौन सा लेटर यहाँ पर हम डालें, तो एक चीज़ ध्यान रखना, ऑप्शन में जब भी अब P के विपरीत में पूछा गया तो कोई भी जो भी अक्षर होगा वह आपका क्या होगा, नया अक्षर होगा। कौन सा होगा, नया अक्षर, यानी कि जो दोनों में लिखा हुआ नहीं है। तो P के विपरीत में ना X जाएगा, ना M जाएगा, ना R जाएगा, और ना ही T जाएगा। कोई नया अक्षर जाएगा जो दोनों पर लिखा हुआ नहीं है। अब देखिए नया अक्षर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या है, T तो यहाँ किसका विपरीत में है, M का, वो आंसर में नहीं जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में देखिए क्या लिखा हुआ है, R, और R आपका क्या है, X का अपोजिट लेटर है, तो R भी नहीं जाएगा। ये X के अपोजिट सतह पर लिखा हुआ है। उसके बाद M के बाद देखिए क्या है, ये R के बाद है आपका M, तो M किसके विपरीत में है, तो T के विपरीत में, तो ये भी नहीं जाएगा। उसके बाद है आपका क्या, तो K देखिए दोनों व्यू में किसी पर भी K लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब है K जो है वह क्या होगा, P के बिल्कुल विपरीत में जाएगा। तो इसको हम ऑप्शन के सहारे ही बनाएंगे, तो आपका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नया अक्षर जाएगा, और K हमारा क्या है, नया अक्षर है, तो आंसर मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। तो चलिएगा देखिए दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 45 आपका कैलेंडर से पूछा गया, और बोला जा रहा है कि 15 फरवरी 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन था। ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो चलिए कैलेंडर का क्वेश्चन सबसे पहले हम देखते हैं, इसके माह का, सदी का और दिन का कोड हम लोग याद कर लेते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, तो माह देखिए ये हो गया आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और ये हो गया आपका दिसंबर। चलिए माह का कोड आप लोग नोट कर लें। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो जनवरी का कोड 0, फरवरी का 3, मार्च का 3, अप्रैल का 6, मई का 1, जून का 4, जुलाई का 6, अगस्त का 2, सितंबर का 5, अक्टूबर का 0, नवंबर का 3 और दिसंबर का क्या हो जाएगा 5। तो ये हो गया आपका माह का कोड। अब देखिए सदी का कोड, तो 1600, उसके बाद 1700, 1800 और क्या है आपका 1900। अब देखिए इनका कोड क्या होगा, तो इनका कोड हो जाएगा 1600 का हो जाएगा 6, 1700 का 4, 1800 का 2 और 1900 का कोड हो जाएगा आपका 0। अब इसके बाद देखिए 1900 के बाद यदि आपका रहता है 2000 तो उसका कोड भी क्या होगा 6 ही होगा। यदि रहता है 2100 तो उसका कोड भी क्या होगा 4, 2200 रहेगा तो उसका कोड 2, 2300 का कोड क्या हो जाएगा 2300 का कोड आपका हो जाएगा 0। इसी प्रकार से चलेगा आपका। अब देखिए 1600 से पहले यदि रहे तो 1200 का कोड क्या होगा तो 6 ही होगा। 1300 का कोड क्या होगा तो 4 होगा। 1400 का कोड क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और 1500 का कोड क्या हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। ये कोड आपको हमेशा याद रखना है। अब देखिए इसके अलावे तो दिन का कोड, तो दिन आपके कौन कौन, तो सोमवार, उसके बाद देखिए मंगलवार, बुधवार,
गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और ये हो गया आपका रविवार। चलिए इसका कोड देख लेते हैं क्या होता है। तो सोमवार का कोड आपका 1, मंगलवार का 2, बुधवार का 3, गुरुवार का 4, शुक्रवार का 5, शनिवार का 6 और रविवार का हो जाएगा 7 या 0। ये आप कोड याद रखिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, कोड याद करना आपको कैसे करना है। तो कोड, माह का कोड जो होगा वो आप उंगली पर हमेशा याद कर लीजिए, जीवन में आप कभी नहीं भूलिएगा। बस क्या करना है, 2-4 दिन तक सुबह में 2 से 5 बार और शाम में 2 से 5 बार आप उंगली पर कर लें तो जीवन में आप इसको कभी नहीं भूलिएगा। तो कैसे याद करना है, तो देखिए 3 उंगली माह का कोड याद करने के लिए क्या होगा, तो जनवरी, फरवरी, मार्च 0-3-3, अप्रैल, मई, जून 6-1-4, जुलाई, अगस्त, सितंबर 6-2-5, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 0-3-5। ये आप 5-5 बार करें, आपको कभी भी भूलने का शिकायत नहीं रहेगा। अब देखिए तो एकदम तुरंत कीजिए, जनवरी, फरवरी, मार्च 0-3-3, अप्रैल, मई, जून 6-1-4, जुलाई, अगस्त, सितंबर 6-2-5, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 0-3-5। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, कोड को याद कर लेना है। अब देखिए ये जो है आपका 1600, 1700, 1800, 1900, ये इसका कोड क्या होता है 6420। तो इसको कैसे याद करें, तो 4 उंगली। तो देखिए 1635 ईस्वी रहे, 1636 ईस्वी रहे, तो 1600 के लिए हमें क्या कोड यूज करना है 6, 1852, 53 कुछ भी रहे तो कोड क्या यूज करेंगे 2, 1993, 1996, 1999 कोई भी साल रहे तो आपको कोड क्या यूज करना है तो 0। अब देखिए कैसे, तो उसके पहले यदि 1200 आ जाएगा तो कोड 6 ही होगा, 1300 का कोड 4 होगा, 1400 का कोड 2 हो जाएगा और 1500 का कोड 0 हो जाएगा। यदि 2000 जो वर्तमान चल रहा है तो 2000 का कोड क्या, तो 2000 का फिर आपका 6, 2100 का 4, 2200 का 2 और 2300 का 0। तो इसको उंगली पर याद कर ले, तो 4 उंगली 1600, 1700, 1800 और 1900, 6, 4, 2, 0, 1600 का 6, 1700 का 4, 1800 का 2, 1900 का 0, फिर उसके बाद 2000, तो 2000 फिर यहीं आएंगे और ये किसका कोड है 6 है इसका कोड, तो 2000 का 6, 2100 का 4, 2200 का 2 और 2300 का 0। तो इस प्रकार से आप 2-4 बार करें तो आपको याद हो जाएगा। अब इस कोड को कैसे हम यूज में लाएंगे तो वो देखिए, सवाल हमसे क्या पूछा गया, कोड को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और देखते हैं अगला क्या है सवाल मेरा। तो सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। सवाल में देखिए क्या पूछा गया, सवाल में बोला गया कि 15 फरवरी 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन था। 15 फरवरी 2008 को, तो देखिए 15 फरवरी 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो ये 2008 जो वर्ष है ना बाबू, ये कौन सा वर्ष है तो लीप ईयर है। कौन सा, तो लीप ईयर है। क्यों, क्योंकि 8 आपका क्या है 4 से पूर्णतः, जो वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वह वर्ष आपका क्या होता है अधिवर्ष, यानी कि लीप ईयर होता है। अब देखिए क्या पूछा जा रहा है, तो 15 फरवरी, सबसे पहले आपको क्या करना है ना कि दिन लिख देना, तारीख आपका क्या है 15, सबसे पहले तारीख लीजिए। तो 15 हमने लिख दिया। उसके बाद है फरवरी, तो फरवरी का कोड क्या होता है, कोड लिखना है आपको। तो देखिए जनवरी, फरवरी का कोड तो 0-3-3, जनवरी, फरवरी, मार्च 0-3-3, यानी 3 यहाँ पर। ये माह कौन सा है तो फरवरी का, तो फरवरी का कोड क्या हो जाएगा, तो फरवरी का कोड आपका हो जाएगा 3। उसके बाद देखिए सदी कौन सा है तो 2000, और 2000 का कोड क्या होता है तो 1600 का 6, 1700 का 4, 1800 का 2, 1900 का 0 और 2000 फिर कहाँ आ गए 6 पर। तो 2000 का कोड क्या हो जाएगा 6, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6। अब 2000 के बाद देखिए वर्ष कितने हैं तो 8 वर्ष हैं। कितने हैं 8, तो नीचे हम लिखेंगे 8। अब देखेंगे इन 8 वर्षों में कितने लीप ईयर आए, कितने लीप ईयर आए। तो देखिए उसके जानकारी के लिए क्या करना है कि वर्ष को आप 4 से भाग दे दिया करेंगे। कितने से 4 से, तो 4 दूनी 8, तो जो आपका शेष भागफल होगा वही क्या करेंगे हम नीचे में लिख देंगे। तो क्या लिखाएगा 2, यानी कि 2008 तक में कितने लीप ईयर तो 2 लीप ईयर आए, 2004 और 2008। तो 2 हमने क्या किया नीचे लिख दिया। अब क्या करना है, इन सभी को जोड़कर आप 7 से भाग दे दें।
या 7 से भाग देते हुए चलें। जैसे 7 से 15 को भाग देंगे शेष 1 बचेगा, 8 में 7 से भाग देंगे शेष कितना होगा 1। अब सभी को जोड़िए और 7 से भाग दीजिए, तो 1 3 4, 4 और 6 कितना हो गया 10, 10 में 7 से भाग दीजिए 3 बचता है आपका, 3 1 4 और 4 2 कितने हो जाएंगे 6। 6 कौन सा दिन होता है, तो 6 आपका होता है शनिवार। लेकिन आपको आंसर में शनिवार नहीं देना है। क्यों नहीं देना है, तो 6 तो कोड होता है शनिवार का, लेकिन आंसर में शनिवार क्यों नहीं। तो बाबू एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जब वर्ष आपका अधिवर्ष हो और माह आपका जनवरी या फरवरी रहे, ध्यान रखिएगा, जब वर्ष आपका कौन सा हो तो लीप ईयर अधिवर्ष हो और माह आपका जनवरी या फरवरी रहे, जनवरी या फरवरी रहे, तो कुल रिजल्ट में से ध्यान रखिएगा हमेशा, जब वर्ष आपका लीप ईयर हो और माह आपका जनवरी या फरवरी रहे, तो कुल रिजल्ट में से एक दिन घटाकर उत्तर देना है। कितना दिन घटाना है दोस्तों, तो एक दिन। अब देखिए यहाँ रिजल्ट मेरा क्या आया, तो रिजल्ट आ गया 6। 6 में क्या करेंगे, तो एक दिन हम क्या करेंगे घटा देंगे। कितने दिन घटाएंगे बाबू, तो एक दिन। तो एक दिन जब घटाएंगे तो क्या होगा आंसर 5 हो जाएगा। अब देखिए 5 किसका कोड है, तो 5 आपका शुक्रवार का कोड है, सोमवार का कोड 1, मंगलवार का 2, बुधवार का 3, बृहस्पतिवार का 4 और शुक्रवार का कोड क्या है, तो 5 है। आपका आंसर क्या चला जाएगा, आंसर जाएगा शुक्रवार, यानी कि 15 फरवरी 2008 को आपका दिन कौन सा था, तो शुक्रवार था, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 45 आपका हल हो गया। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में आपसे बोला गया, कैलेंडर से ही सवाल है कि यदि किसी माह का 6 तारीख गुरुवार है तो उस माह का 25 तारीख सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो पिछले क्लास में भी हमने आपको बतलाया था इस टाइप का क्वेश्चन, और उसको फिर से समझिए। 7 दिन में क्या होता है ना, दिन आपका पुनः वापस आ जाता है। सोमवार से लेकर रविवार तक गए, रविवार के बाद क्या हुआ, फिर सोमवार आ गया, तो 7 दिन के बाद क्या होता है, वही दिन वापस आ जाता है। अब जैसे क्वेश्चन में बोला गया कि किसी माह के 6 तारीख को कौन सा दिन है, तो गुरुवार है। यानी मानकर चलिए यदि 6 तारीख को गुरुवार है तो 7 दिन बाद, यानी 6 के बाद 7 दिन बाद कौन सा तारीख होगा, तो 6 और 7 13, 13 तारीख को कौन सा दिन हो जाएगा, तो गुरुवार। अभी हमने आपको बतलाया 7 दिन बाद क्या होता है, दिन पुनः आता है वही। तो 6 और 7 कितना 13, 13 को भी कौन सा दिन होगा, गुरुवार। 13 7 कितने, तो 20, 20 को कौन सा दिन रहेगा, तो गुरुवार ही रहेगा। 20 7 कितने, तो 27, और 27 को कौन सा दिन होगा, तो गुरुवार हो जाएगा। अब देखिए तारीख कौन सा आपसे पूछा गया है, पूछा गया कि उस माह का 25 तारीख सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो देखिए 27, यदि 27 तारीख को गुरुवार है तो बताइए 26 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो बुधवार हो जाएगा। कौन सा होगा, बुधवार। उसके बाद 25 तारीख को, 25 ही तो पूछा गया, तो 25 तारीख को हो जाएगा आपका मंगलवार, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा मंगल, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है हमारे सामने। तो क्वेश्चन नंबर 48 हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 53। 53 में आपका क्या है, तो त्रिभुज गिनती पूछ रहा है कि निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। और फिगर में क्या है, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, फिर उसके अंदर त्रिभुज। तो बाबू एक चीज़ ध्यान रखना, जो मैं सिखा रहा हूँ उसको थोड़ा गौर से देखना। यहाँ पे मैंने एक त्रिभुज बनाया। अब देखिए हमने आपसे पूछा कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो आपने कहा कि सर एक। अब इस त्रिभुज में हमने क्या किया, एक और त्रिभुज बना दिया। कितने त्रिभुज, एक और। अब हमें आपसे पूछे इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो आप लोग देखिए कहिएगा कि सर ऊपर एक है, उसके बाद हो गया ये आपका 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4, और इन सभी को मिलाकर जो बड़ा वाला आपको दिखाई दे रहा है, जो बड़ा वाला है ये आपका, इन सभी को मिलाकर क्या है, एक त्रिभुज और बन रहा है। तो टोटल त्रिभुजों की संख्या जब हमने आपसे पूछा तो आपने कहा कि सर इसमें टोटल आपके 5 त्रिभुज हैं। कितने हैं, 5। यानी कि अंदर जो त्रिभुज है आपका, अंदर जो त्रिभुज है वो कितने हैं, 4। अंदर त्रिभुज कितने हैं, तो 4। और बाहर बड़ा वाला त्रिभुज कितने हैं, तो 1। कितने हैं, 1। और इन दोनों को मिलाकर कितने त्रिभुज बने, तो 5 बन गए। तो बाबू एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब त्रिभुज के अंदर में एक त्रिभुज हो
और वो त्रिभुज की भुजाएं बाहर वाले त्रिभुज के सभी भुजा को यदि टच करता हो, जैसे यहाँ देखिए इस भुजा को भी टच कर रहा है, नीचे वाले को भी और इधर दाएं वाले को भी, तो अंदर वाले त्रिभुज जब बाहर वाले त्रिभुज के सभी भुजाओं को टच करता हो तो आपको क्या करना है कि अंदर हमेशा कितने त्रिभुज बनेंगे, तो हमेशा 4 ही बनेंगे। कितने बनेंगे? 4। और बाहर कितने काउंट होंगे? तो 1 काउंट होंगे। एक फिगर से आप और समझिए, जैसे यहाँ पर एक फिगर हमने क्या किया और बना दिया, और इसके सामने देखिए एक त्रिभुज और अंदर हमने बनाया, और इस त्रिभुज के अंदर क्या किया? एक और बना दिया। चलिए त्रिभुज के अंदर क्या किया? एक त्रिभुज हमने और बना दिया। अब इसको अभी हमने बतलाया कि जब त्रिभुज अंदर वाला त्रिभुज बाहर वाले त्रिभुज को टच करता हो तीनों साइड से, तो आपका अंदर हमेशा कितने बनेंगे? तो 4 बनेंगे। तो देखिए कहाँ टच करा, एक तो ये अंदर वाला ये जो छोटा वाला आप देख रहे हैं ये यहाँ पे टच करा एक, तो यहाँ पर एक करेगा तो कितने बनेंगे? 4 बन जाएंगे। उसके बाद देखिए ये हो गया उसके बाद का, तो ये भी एक यहाँ पर टच कर रहा है आपका, तो 4 और बनेंगे। 4 4 कितने हो गए? 8। और एक आपका हमेशा क्या रहेगा? बाहर वाला ये जो बड़ा वाला आपका दिख रहा है ये आपका हमेशा 1 काउंट होगा। तो 4 4 8 और 1 क्या करेंगे? नीचे रख देंगे, तो 8 1 कितने हो जाएंगे? 9। यानी कि इस फिगर में टोटल जो त्रिभुज आपके बनेंगे वो कितने बनेंगे? तो 13 बन जाएंगे, ये 9 बन जाएंगे। तो आंसर आप क्या देंगे? तो 9 देंगे। तो आप एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि जब त्रिभुज के अंदर में त्रिभुज हो और अंदर वाले त्रिभुज बाहर वाले त्रिभुज के भुजाओं को छूता हो, तो आपको क्या करना है? तो हमेशा याद रखिएगा कि अंदर जितने त्रिभुज होंगे उतने 4 त्रिभुज बनेंगे। यानी कि यहाँ पर अंदर में 1 टच हो रहा था तो कितने बना था? अंदर में 4 बना था। यहाँ 2 टच हो रहा तो देखिए एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, तो कितने हो गए? 2। तो 4 2 कितने हो गए? 4 और 4 8। अब देखिए आगे फिगर में जो हमारा त्रिभुज है वो देखिए यहाँ पर एक बार तो आपका यहाँ टच किया तो 1, फिर यहाँ 2 और फिर यहाँ कितने? तो 3। तो 4 + 4 प्लस 4 कितने हो जाएंगे? तो आपका हो जाएगा 12। और ये तो हो गया 12 आपका क्या है? अंदर का त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? तो अंदर का त्रिभुज है। और एक हमने आपको बतलाया था क्या? तो बाहर का। एक त्रिभुज क्या होगा? बाहर का। तो 12 और 1 कितने हो जाएंगे? 13। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका चला जाएगा बी। इस फिगर से त्रिभुजों की कुल संख्या जो होगा वह आपका 13 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं क्या है। तो अगला सवाल देखिएगा 53 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर देखिएगा 56। क्वेश्चन नंबर 56 फिर आपका पासा से आ गया। तो पासा में आपके सामने सवाल है कि नीचे एक पासे के 2 प्रारूप दिए गए हैं, अंक 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? तो बाबू देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, तो 2 व्यू आपको दिए गए हैं और व्यू ए में जो आपका अंक है वह कौन सा है? तो जरा ध्यान से देखिएगा। तो व्यू 1 में आपका अंक है 4, 1 और क्या है? 3। ये हो गया आपका व्यू 2। अब देखिए व्यू 2 में आपका क्या है? वो व्यू 1 था, ये है आपका 2। तो 2 में है 1, 3 और क्या है? 5। यहाँ पर यदि आप दोनों पासा को देखिए तो इनमें आपका 2 अंक क्या है? समान है। 2 अंक आपका क्या है? समान है। इस पर 3, 1 और यहाँ पर भी क्या है? 3 और 1। तो बाबू अभी इससे पहले जो सवाल आपके सामने आता था उसमें एक सतह आपके क्या होते थे? समान होते थे। यहाँ पर क्या है? 2 सतह आपका समान है। तो ध्यान रखिएगा, जब चलिए ध्यान दीजिएगा, जब 2 सतह क्या हो? एक समान हो। जब 2 सतह एक समान हो, चलिए एक समान हो तब आपको कैसे निकालना? जब 2 सतह पर लिखे अंक क्या हो? एक समान हो। यहाँ पर कौन? 3 और 1, 3 और 1 क्या है? समान है। तो देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं 3, उसके बाद क्या हो जाएगा? 4, क्लॉकवाइज में चलिए, 3 से आगे 4, 4 से आगे क्या है? तो 5। अब देखिए 3 के विपरीत, 4 के विपरीत और 5 के विपरीत, ये 3 4 1, यहाँ सॉरी 1 होगा, यहाँ क्या हो जाएगा? 1, 3 4 1। तो 1 के विपरीत में क्या होगा? तो बाबू एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, पिछले क्लास में हमने आपको बतलाया था कि जब पासे के 2 प्रारूप दिए गए हो और उनमें एक अंक आपका क्या हो? समान हो, तो समान अंक के विपरीत में वही अंक आएगा जो उस पर लिखा हुआ नहीं है।
लेकिन वो कब होता है, जब एक सतह आपका समान रहता है। लेकिन यहाँ क्या है, दो सतह आपका क्या है, समान है। तो ध्यान रखिएगा और इसको नोट कर लीजिए कि जब पासा का दो प्रारूप दिया गया हो और दो अंक उसमें क्या हो, समान हो, दो अंक क्या हो, समान हो, तो जो अंक समान नहीं है वही अंक क्या होता है, एक दूसरे के विपरीत में जाता है। शेष जो बचता है वह आपका आइदर और में चला जाता है। अब जैसे यहाँ देखिए दो अंक जो आपका समान है, कौन कौन, तो 3 और 1 अंक आपका क्या है, समान है, लेकिन 4 आपका समान नहीं है और इसमें आपका 5 समान नहीं है। यानी कि 4 के विपरीत में कौन सा अंक चला जाएगा, 5 चला जाएगा। ये दोनों क्या है, समान नहीं है। फिर से सुनिए कि जब पासा का दो व्यू दिया गया हो और दोनों में दो सतह दो अंक आपका क्या हो, समान हो, तो जो अंक समान नहीं हो वही अंक एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत में होंगे। तो अंक कौन सा समान नहीं था, तो 4 और 5, 4 यहाँ अलग है और यहाँ क्या है 5, ये दोनों आपका समान नहीं है। बाकी 3 और 1 क्या है, समान है। तो 4 के विपरीत में क्या हो जाएंगे 5 और 5 के विपरीत में क्या हो जाएंगे 4। अब देखिए 3 और 1 के विपरीत में क्या होगा, ये जान लेते हैं। तो 3 के विपरीत में वही अंक होगा जो दोनों व्यू में लिखा हुआ नहीं है। तो दोनों व्यू में कौन सा अंक लिखा हुआ नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा आपका 6 लिखा हुआ नहीं है और 2 लिखा हुआ नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, जब आपसे पूछा जाएगा कि 3 के विपरीत में 1 तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 1 आपका क्या है, पड़ोसी है। तो किसी भी सतह का जो पड़ोसी अंक होता है वह कभी भी विपरीत वाले सतह पर नहीं जा सकता, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो 1 आपका विपरीत में जाएगा नहीं, 4 विपरीत में जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा, तो 4 का विपरीत सतह कौन सा है, तो 5 है। तो हमसे पूछा गया कि 3 का, तो जो अंक लिखा हुआ दोनों पर नहीं हो वही आपका क्या होगा, आइदर और में जाएगा। यानी कि 3 के विपरीत में या तो 6 होगा या फिर क्या होगा, 2 होगा। अब पूछा गया 1 के विपरीत में, तो 1 के विपरीत में भी या तो 2 होगा या फिर क्या होगा, 6 होगा। यदि 3 वाले पे 6 होगा तो 1 वाले पे 2 हो जाएगा, यदि 3 वाले पे 2 होगा तो 1 वाले पे 6 हो जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। लेकिन हमें स्पष्ट ज्ञात नहीं है कि 2 के विपरीत में 3 के विपरीत में 2 जाएगा या 6 जाएगा, इसलिए हमेशा जो हम आंसर देंगे वह क्या देंगे, 6 या 2 देंगे। जैसे यदि हमसे पूछा जाता कि 3 के विपरीत में कौन सा जाएगा, तो देखिए एक ऑप्शन में आपको दे दिया जाता 6, बी में दे दिया जाता आपको 2 और सी में दे दिया जाता आपको 6 या 2 और डी में आपको दिया जाता 4। तो अब आपसे हम पूछते कि बताइए इसका आंसर क्या देंगे आप। तो दोस्तों ध्यान रखें, हमने आपको क्या बतलाया कि जब दो सतह समान होते हैं दो प्रारूप में, तो हमेशा आपका निश्चित एक ही जोड़ा प्राप्त होता है। कितने होते हैं, मात्र एक जोड़ा स्पष्ट आपको प्राप्त होगा विपरीत का, बाकी जोड़े स्पष्ट नहीं होते हैं। तो यहाँ दो जो जोड़ा है आपका 3 और 1 का, ये इसका जोड़ा स्पष्ट नहीं है। यहाँ 3 के विपरीत में 6 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है, और 1 के विपरीत में 2 हो सकता है और 6 हो सकता है। लेकिन ये स्पष्ट है कि 4 के विपरीत में जब भी होगा तो क्या होगा, 5 ही होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा। अब आपसे पूछा गया सवाल में कि बताइए अंक 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक लिखा हुआ है, और हमने आपको ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए में 6, बी में दिया 2, सी में दिया 6 या 2 और डी में क्या दिया 4। तो अब जो आपका आंसर जाएगा, ना तो 6 जाएगा ना ही 2 जाएगा, क्या जाएगा, या तो 6 या 2 जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। मानकर चलिए यहाँ पर सी नहीं होता, यानी कि 6 2 जो लिखा हुआ है अभी की स्थिति में क्या जाएगा आंसर, सी नंबर 6 या 2। हो सकता है ये ऑप्शन में लिखा हुआ नहीं हो, क्वेश्चन को समझिएगा। और 6 2 यहाँ नहीं लिखकर यहाँ पर आपका दे दिया गया होता कि इनमें से कोई नहीं। जब ऑप्शन में यहाँ रहता 6 2 4 और इनमें से कोई नहीं, तब भूलकर भी वहाँ पर इनमें से कोई नहीं आंसर नहीं मारिएगा। क्यों, ये तो इनमें से कोई नहीं का अर्थ होता है कि जो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं वह कोई भी आंसर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, ये होता है इसका मतलब। तो अब देखिए ऑप्शन में क्या है, 6 भी है, 2 है और 4 तो होगा नहीं, ये तो स्पष्ट है। 4 क्या है, तो 4 आपका, एक मिनट बाबू रुक जाओ, चलिए ध्यान दीजिएगा। ये 4 तो आपका किसी भी कीमत पर नहीं होगा, और सी में लिखा हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो अब देखिए क्या होगा, 4 होगा नहीं, लेकिन ये तो है ना
6 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, या में है 6 या तो 2, ये निश्चित है कि या तो 2 होगा या फिर क्या होगा 6 होगा। तो दोनों में से जो पहले रहेगा वो आपका क्या होगा, आंसर चला जाएगा। यानी कि यहाँ देखिए दोनों में पहले कौन है, तो 6, तो अब की स्थिति में आपका आंसर क्या चला जाएगा, तो आंसर चला जाएगा 6। अब देखिए क्वेश्चन के अनुसार, तो क्वेश्चन में पूछा गया कि अंक 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो अंक 5 के विपरीत में देखिए, तो 5 के विपरीत में क्या है, तो 4 है। यहाँ स्पष्ट है कि 5 के विपरीत में क्या होगा, 4 होगा। तो आपका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। तो 56 नंबर आपका हो गया। 56 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 62 कैलेंडर चैप्टर से है सवाल। और सवाल में बोला गया कि यदि 3 नवंबर, सवाल ध्यान से देखिएगा, बोला गया कि यदि 3 नवंबर 2014 को बुधवार था, कौन सा दिन था, बुधवार था, तो 17 अप्रैल, क्या बोला गया, 17 अप्रैल 2018 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ये सवाल आपसे पूछा गया। तो सबसे पहले जब देखिए कोडिंग कैलेंडर जब आपका रहे, एक तरफ आपको बताया गया कि यदि 3 नवंबर 2014 को बुधवार था तो 17 अप्रैल 2018, तो सबसे पहले आप ये चेक करें कि 3 नवंबर 2014 को बुधवार था या झूठ बोल रहा है। हो सकता है झूठ भी बोलता हो, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, वो चेक कर लेना है। तो चेक कीजिए, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, तो 3 लिख देंगे, तारीख सबसे पहले, उसके बाद माह का कोड, माह कौन सा है, नवंबर। तो देखिए जनवरी फरवरी मार्च 033, अप्रैल मई जून 614, जुलाई अगस्त सितंबर 625, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 035, यानी कि नवंबर का कोड क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। नवंबर का कोड हो गया 3। उसके बाद देखिए सदी कौन सा, तो 2000, और 2000 का कोड हमने क्या बतलाया था, तो 6 कैसे, तो 1600 का 6, 1700 का 4, 1800 का 2, 1900 का 0, फिर 2000 का क्या हो जाएगा 6, 2100 का 4। तो 2000 का कोड यहाँ लिखना है, क्या है 2014, तो 2000 का कोड क्या हो जाएगा, तो 2000 का कोड आपका हो जाएगा 6। उसके बाद देखिए फिर क्या है, तो वर्ष कितने हैं आगे, तो 14, फिर नीचे लिख देंगे 14 वर्ष। अब देखिए, अब देखेंगे कि इन 14 वर्षों में कितने लीप ईयर आए, तो उसको ज्ञात करने के लिए क्या करना है, 14 को 2 से आपको भाग दे देना है। तो कितने हो जाएंगे, 2 नहीं 4 से, सॉरी, कितने से भाग देना है बाबू, तो 4 से। चलिए ध्यान दीजिएगा, 4 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 3, 4 तिये 12। तो जो आपका भागफल होगा वही आपका क्या होगा, यहाँ लिखाएगा। तो कितने हैं 3, नीचे लिख दीजिए आप 3। अब इन सभी को जोड़कर क्या करेंगे, 7 से हम भाग दे देंगे। तो देखिए 14 को 7 से भाग देंगे 0 बचेगा, 3 3 6 6 6 12, 7 हटा दीजिए कितना बचेगा 5, 5 और 3 कितना, 7 हटा दीजिए कितना बचेगा आपका 1। तो आपका हो जाएगा सोमवार, यानी कि उस दिन जो आपका दिन था वह कौन सा था, तो सोमवार था। और वहाँ क्या बोला गया, बुधवार, यानी कि इसमें 2 दिन जोड़ दिया गया है। क्या किया गया है, 2 दिन जोड़ दिया गया है। तो अब जब हम इसका आंसर देंगे कि 17 अप्रैल 2018 को कौन सा दिन था, तो इसमें भी क्या करेंगे हम, 2 दिन जोड़कर ही आंसर देंगे। तो अब देखिए इसका दिन ज्ञात करिए। तो सबसे पहले क्या लिखिएगा, तारीख, तो तारीख लिख लीजिए 17। उसके बाद है अप्रैल, तो अप्रैल का कोड लिखना है, जनवरी फरवरी मार्च 033, अप्रैल मई जून 614, अप्रैल का कोड क्या हो जाएगा, तो 6। उसके बाद यहाँ लिख देंगे 6। उसके बाद देखिए सदी 2000, तो नीचे 2000 का कोड क्या हो जाता है 6, तो हम क्या लिखेंगे 6। उसके बाद देखिए वर्ष कितने, तो 18, फिर नीचे लिख देंगे 18। अब इन 18 वर्षों में कितने लीप ईयर आए, तो उसको जानने के लिए आपको क्या करना है, 4 से भाग दे देना है। तो 18 को 4 से भाग दीजिए तो कितने होंगे, 4 चौके 16, शेष बच गया 2। शेष फल को नहीं, किसको लिखना है, भागफल को। तो नीचे हम लिख देंगे 4। अब सबको जोड़कर 7 से भाग दीजिए तो देखिए क्या आता है आपका। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो 17 7 से भाग दीजिए, शेष 3 बच जाएगा, 18 में 4 शेष बचेगा। तो देखिएगा यहाँ 3 और 6 कितना हो जाएगा 9, 7 हटा दीजिए कितना बचेंगे 2, 2 और 6 कितने हो जाएंगे 8, 7 हटा दीजिए कितना बचेगा 1, 1 और 4 कितने हो जाएंगे 5, 5 और 4 कितने हो जाएंगे 9, और 9 में से फिर 7 हटा दीजिए कितना बचेगा, तो 2 बचेगा।
तो यहाँ हम दे देंगे 2। यहाँ क्या किया गया था, तो 2 दिन जोड़कर आंसर दिया गया था। 2 दिन जोड़कर यहाँ आ रहा था रियल में जो 3 नवंबर 2014 में वास्तविक जो दिन था आपका कौन सा दिन था, तो सोमवार। लेकिन वहाँ क्या बोला गया, बुधवार। 2 दिन बढ़ा के, तो यहाँ भी हम आंसर में क्या देंगे, 2 दिन बढ़ा के, यानी कि यहाँ मंगलवार आ रहा है तो मंगलवार आंसर में आपको नहीं देना है। क्या करना है, तो इसमें 2 दिन आप जोड़ दीजिए, तो 2 2 कितने हो जाएंगे, 4, और 4 किसका कोड है, तो गुरुवार का कोड है, और आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरुवार। मंगलवार यदि आप निकाल कर देते हैं तो आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। 62 नंबर हो गया। अगला देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखिएगा। साइलोगिज्म चैप्टर से आपके सामने सवाल है। तो 67 नंबर में बोला गया कि सभी कुर्सी टेबल है। क्या बोला गया, सभी कुर्सी, चलिए ध्यान दीजिएगा, सभी कुर्सी क्या है, टेबल है। अब जब सभी कुर्सी टेबल है बोला गया तो ये पूरा का पूरा कुर्सी कहाँ चला जाएगा, तो टेबल के अंदर में। ये हो गया सभी कुर्सी क्या है, टेबल है। आगे बोला गया सभी टेबल लकड़ी है, पूरा टेबल फिर कहाँ चला जाएगा, तो लकड़ी के अंदर। इस प्रकार से सभी टेबल क्या हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगा। फिर देखिए आगे क्या बोला गया, तो आगे बोला जा रहा है कि सभी लकड़ी क्या है, सोफा है, तो सभी लकड़ी क्या हो जाएगा, सोफा हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, जब इस तरीके का आपका फिगर बनकर तैयार होगा तो आप हमेशा ध्यान रखिए, मैं फिर से आपको बतला रहा हूँ कि अंदर से बाहर, यानी कुर्सी से टेबल, कुर्सी से लकड़ी, कुर्सी से सोफा, टेबल से लकड़ी, टेबल से सोफा और लकड़ी से सोफा, जब भी कंक्लूजन हम अंदर से बाहर बोलेंगे तो वह कंक्लूजन हम ऑल तथा सम दोनों में, यानी सभी और कुछ दोनों में बोलेंगे। लेकिन जब हम बाहर से अंदर बोलेंगे, बाहर से अंदर कंक्लूजन जब हम निकालेंगे तो ध्यान रखिएगा हमेशा, जब सोफा से लकड़ी, सोफा से टेबल, सोफा से कुर्सी, लकड़ी से टेबल, लकड़ी से कुर्सी और टेबल से कुर्सी हम निकालेंगे तो हमेशा जो मेरा निष्कर्ष निकलेगा सिर्फ कुछ में, यानी कि हमेशा सिर्फ सम बोला जाएगा। यहाँ पर ऑल जब भी बोलेंगे तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। यानी कि यदि हम बोलते हैं कि सभी लकड़ी टेबल है, तो ये तो बाहर से अंदर हम बोल रहे हैं ना, तो बाहर से अंदर सभी का बोलना क्या होता है, गलत हो जाता है। यहाँ क्या बोला जाएगा, तो कुछ। तो यदि हम बोलेंगे कुछ सोफा कुर्सी है, तो बाहर से देखिए अंदर की ओर हम बोल रहे हैं, तो कुछ का बोलना क्या होगा, सही होगा, कुछ सोफा कुर्सी है, सही हो जाएगा। यदि हम बोलेंगे सभी टेबल कुर्सी है, तो ये भी बाहर से देखिए अंदर की ओर जा रहे हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि अंदर से बाहर तो आप ऑल तथा सम दोनों, सभी और कुछ दोनों बोल सकते हैं, लेकिन सभी और कुछ दोनों बोल सकते हैं, लेकिन आप बाहर से अंदर जब भी बोलिएगा तो क्या बोलिएगा, सिर्फ कुछ में ही निष्कर्ष बोलिएगा। यदि आप ऑल में बोलिएगा तो वह आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो निष्कर्ष नंबर 1 में बोला गया कुछ सोफा लकड़ी नहीं है। क्या है, नहीं है। यहाँ आपका निगेटिव कंक्लूजन आ गया है। तो बाबू एक चीज़ ध्यान रखना, जब स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव रहे, सिर्फ पॉजिटिव में, तो उसमें निगेटिव कंक्लूजन हमेशा क्या होता है, तो गलत होता है, हमेशा गलत होता है निगेटिव कंक्लूजन। उसको चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, उसको देखते के साथ क्या करना है, काट देना है। आगे देखिए निष्कर्ष नंबर 2 में, तो निष्कर्ष नंबर 2 में बोल रहा है कि सभी सोफा कुर्सी है। तो देखिए सोफा यहाँ है और कुर्सी क्या है, यहाँ। ये बाहर से अंदर के तरफ बोल रहा है, और बाहर से अंदर ऑल का बोलना क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए सभी बोल रहा है। हमने क्या बोला, जब भी बोलेगा तो कुछ बोलेगा, यहाँ पर सभी का बोलना आपका क्या होगा, गलत होगा। यानी कि निष्कर्ष नंबर 2 भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। निष्कर्ष नंबर 3 देखिए क्या बोल रहा है। तो निष्कर्ष नंबर 3 में बोल रहा है कि कुछ टेबल सोफा है। क्या बोला, कुछ टेबल सोफा है। तो देखिए यहाँ टेबल और सोफा यहाँ है, तो ये बोलेगा क्या, तो अंदर से बाहर, टेबल से सोफा अंदर से बाहर हो गया, तो अंदर से बाहर सभी और कुछ दोनों में निष्कर्ष आपका क्या होगा, सही होगा। तो कुछ टेबल सोफा है, कुछ टेबल सोफा है, यह निष्कर्ष आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। निष्कर्ष नंबर 4 देखिए क्या बोल रहा है। तो बोल रहा है कुछ सोफा कुर्सी नहीं है। क्या बोला, कुछ सोफा कुर्सी नहीं है। ये नहीं का बोलना क्या होगा, निगेटिव कंक्लूजन। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट में निगेटिव कंक्लूजन क्या होता है बाबू, तो गलत हो जाता है। तो अब देखिए एक चीज़ और हमने बतलाया था आइदर और का केस कैसे देखना है आपको,
कि जब भी कोई निगेटिव कंक्लूजन आपका गलत हो जाए, नोट कर लीजिए, जब भी कोई निगेटिव कंक्लूजन आपका गलत हो जाए तो उस निगेटिव कंक्लूजन को वैसे पॉजिटिव कंक्लूजन के साथ कंपेयर करेंगे जिसका कि सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट क्या हो, सेम हो। तो देखिए निगेटिव कंक्लूजन कौन सा गलत है, तो एक नंबर में क्या है, निगेटिव, और ये क्या हो गया है, गलत हो गया है। तो जब भी कोई निगेटिव कंक्लूजन क्या हो जाए, गलत हो जाए, तो देखिए इसको देखिए, इसका सब्जेक्ट क्या है, तो सोफा और क्या है, लकड़ी। तो और देखिए किसमें सोफा और लकड़ी है जो कि पॉजिटिव गलत भी है। तो इस 2 नंबर में है सभी सोफा कुर्सी, यहाँ सोफा और कुर्सी है तो इसके साथ तो आइदर बनेगा नहीं। और 4 नंबर आपका क्या है, निगेटिव ही है, और 3 नंबर तो आपका सही हो गया, यानी कि एक का किसी से आइदर नहीं बनेगा। एक निगेटिव कंक्लूजन आपके पास और है, कौन सा, तो 4 नंबर में क्या करा है, कुछ सोफा कुर्सी नहीं है, कुछ सोफा कुर्सी नहीं है, तो ये निगेटिव है आपका और ये भी क्या हो गया है, गलत हो गया है। तो देखिए किसमें सोफा और कुर्सी है जो पॉजिटिव है और क्या है, गलत है। तो आप देखिए निष्कर्ष नंबर 3 में क्या है आपका, सभी सोफा कुर्सी है। 4 में भी किसके बारे में बोला जा रहा है, सोफा और कुर्सी के बारे में, और 2 में भी किसके बारे में, तो सोफा और कुर्सी के बारे में। तो पिछले क्लास में भी हमने आपको बतलाया था आइदर का नियम, क्या बतलाया था बाबू, याद है? तो देखिए क्या बोला था हमने कि आइदर के लिए हमेशा याद रखिएगा कितने नियम, तो 3 नियम। क्या क्या, तो एक निगेटिव और एक क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। चलिए ध्यान दीजिएगा, आइदर के लिए कितने नियम, तो 3 नियम, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, और दोनों का दोनों क्या होना चाहिए बाबू, तो दोनों का दोनों आपका गलत होना चाहिए। यदि इन दोनों में कोई एक भी सही हो जाएगा तो फिर आइदर का केस नहीं बनेगा। तो क्या होना चाहिए, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव, दोनों का दोनों क्या होना चाहिए, गलत, और दोनों का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी क्या बनेगा, आइदर का केस। और तब हम कहेंगे या तो 2 या फिर 4 अनुसरण करता है, या तो 2 या 4 अनुसरण करता है। तो देखिए 3 नंबर तो मेरा सही ही है, तो मेरा आंसर क्या होगा यहाँ पर, तो आंसर हो जाएगा कि केवल निष्कर्ष 3 तथा या तो 2 या 4 अनुसरण करते हैं। क्या होगा, केवल निष्कर्ष 3 तथा 2 या 4 अनुसरण करते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा क्या बोल रहा है कि केवल 3 तथा या तो 2 या 4 अनुसरण करता है। तो आपका आंसर क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। तो देखिएगा सवाल अगला क्या है, 67 नंबर के बाद देखते हैं अगला सवाल हमारा क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 70 में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 70 में क्या बोला गया है, तो 70 फिर आपका आ गया है साइलोगिज्म से ही सवाल। और सवाल क्या है कि सभी समोसा रसगुल्ला है, समोसा और रसगुल्ला। तो चलो बाबू देखो क्या बोला गया, सभी समोसा, एक मिनट, चलिए ध्यान दीजिएगा, बोला गया सभी समोसा क्या है, तो रसगुल्ला है, ये हो गया आपका समोसा, और सभी समोसा क्या है, रसगुल्ला है, रसगुल्ला। चलिए देखिए आगे क्या है, फिर बोला गया सभी समोसा बर्फी है, ये पूरा समोसा फिर क्या हो जाएगा, बर्फी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये गलती मत कीजिएगा कि सभी रसगुल्ला को बर्फी के अंदर जितना बोला जाए उतना ही कम, क्या बोला गया, तो सभी समोसा बर्फी है, ये नहीं बोला गया सभी रसगुल्ला। तो सिर्फ समोसा सबको क्या करेंगे, हम बर्फी के अंदर रखेंगे। तो देखिए सब समोसा को हमने क्या किया, ले लिया, सभी समोसा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका बर्फी। अब चलिए ध्यान से देखिएगा, फिर वही हमेशा चलेगा आपका क्या, तो अंदर से बाहर ऑल तथा सम दोनों, अंदर से बाहर ऑल तथा सम दोनों, लेकिन बाहर से अंदर सिर्फ सम। चलिए निष्कर्ष नंबर 1 कह रहा है क्या, तो कुछ बर्फी समोसा है। तो देखिए बर्फी आपका यहाँ और समोसा कहाँ है, यहाँ, यानी कि ये क्या बोल रहा है, बाहर से अंदर कुछ बर्फी समोसा, और बाहर से अंदर सम का बोलना क्या होता है बाबू, तो सही होता है, और ऑल का बोलना क्या होता है, गलत हो जाता है। तो निष्कर्ष नंबर 1 आपका क्या हो गया है, सही हो गया है। और निष्कर्ष नंबर 2 में बोल रहा है कि कुछ रसगुल्ला बर्फी है, क्या बोला, कुछ रसगुल्ला बर्फी है। तो देखिए रसगुल्ला और बर्फी के बीच में यहाँ कट का निशान है, दोनों के बीच में है ना, और जब 2 फिगर के बीच में
इस प्रकार से देखिए दो फिगर के बीच में ये कट का निष्कर्ष ये आ जाए चिन्ह, तो ये जब भी कंक्लूजन बोलेगा तो क्या बोलेगा, तो सिर्फ सम में बोलेगा, हमेशा सम में बोलेगा। यानी कि मानिए यहाँ पे यदि बर्फी है और यहाँ पर क्या है, रसगुल्ला, तो दोनों के बीच में जब हम सही निष्कर्ष बोलेंगे तो क्या होगा, कुछ बर्फी रसगुल्ला है और कुछ रसगुल्ला बर्फी है, दोनों तरफ से, बर्फी का रसगुल्ला से और रसगुल्ला का बर्फी से। लेकिन जब भी बोलेंगे तो सिर्फ सम में बोलेंगे, ऑल में कभी नहीं, और निगेटिव तो होगा ही नहीं। क्लियर। तो अब देखिए दूसरा नंबर क्या बोल रहा है कुछ रसगुल्ला बर्फी है, तो दोनों के बीच में कट का निशान और एक कट का निशान क्या बोलता है, सम बोलता है। तो ये 2 नंबर भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आंसर क्या आ जाएगा। तो आंसर जाएगा सभी अनुसरण करते हैं, 1 तथा 2 दोनों अनुसरण करते हैं। तो आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी में क्या कर रहा है कि निष्कर्ष 1 तथा निष्कर्ष 2 दोनों सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो चलिएगा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 72। देखिए 72 में आपका ब्लड रिलेशन चैप्टर से सवाल आ गया है। तो यहाँ पर आपको हमेशा ये रक्त संबंधी जो भी सवाल हो क्या करना है आपको, तो पुरुष को हमेशा आप क्या करेंगे, प्लस से सूचित करेंगे। किससे करेंगे, प्लस से। और महिला को क्या करेंगे, तो महिला को आप माइनस से सूचित करेंगे। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा, पुरुष को प्लस से और महिला को माइनस से। सवाल में क्या बोला गया कि y का पुत्र n है। क्या बोला गया कि y का पुत्र बोला गया, यानी कि एक पीढ़ी नीचे। तो हम क्या करेंगे, एक पीढ़ी नीचे आ जाएंगे। तो y का पुत्र कौन है बाबू, तो y का पुत्र n है। पुत्र है, पुत्र कौन होता है, लड़का। तो लड़का को हम किससे सूचित करेंगे, प्लस से। तो n के ऊपर हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। बोला गया कि y का पुत्र n है। आगे बोला गया g की पुत्री j है। तो ना यहाँ g दिया हुआ है और ना ही j दिया हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, साइड में हम लिख लेंगे। क्या बोला गया, g की पुत्री। तो देखिए g की पुत्री कौन है, तो j है। पुत्री है यानी कि ये कौन है, लड़की। तो लड़की को हम क्या करेंगे, माइनस से सूचित करेंगे। तो j हो गई लड़की। अब देखिए आगे क्या बोला गया, h का पुत्र r है। चलिए देखिए h का पुत्र क्या है, r भी नहीं दिया गया, तो फिर से इसको करिए। r ये क्या है, h का पुत्र r है, तो h इसका पुत्र कौन हो जाएगा, r पुत्र है, यानी कि यह क्या है, लड़का है। आगे देखिए क्या बोला, आगे बोला गया t और j का पिता y है। t और j का पिता कौन है, तो y। और y देखिए यदि पिता है तो यह क्या हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा। और किसका है, तो t का भी है और j का भी है। तो देखिए यहाँ t और j का पिता यदि y होगा तो यहाँ दोनों एक ही पीढ़ी में रहेंगे। तो यहाँ हो जाएगा t और j दोनों का पिता, यानी कि दोनों या तो भाई बहन या बहन बहन या भाई भाई हो सकता है। तो अब देखिए इस फिगर से देखते हैं, तो r क्या है, r ये j, तो j एक लड़की है। यहाँ पर हमने क्या किया, माइनस कर दिया। आगे देखिए क्या बोला गया, आगे बोला गया कि r का चाचा n है। r किसका चाचा है, n का। तो अब देखिए यहाँ पर n है आपका और यहाँ क्या है, j। तो चाचा n, ये r का चाचा आपका क्या है, n। और r का पिता कौन है, h। h किसका पिता है, r का। तो पिता है यानी कि ये पुरुष है। और r क्या है, h का पुत्र है। तो r को हमने यहाँ किया। और यदि n r का चाचा होगा तो h और r क्या हो जाएगा, दोनों भाई हो जाएंगे। क्या होंगे, दोनों भाई होंगे। अब देखिए सवाल में क्या पूछा गया है, तो सवाल में पूछा गया कि इनमें से कौन सा कथन सत्य हो सकता है। सत्य है ये नहीं पूछा गया, क्या पूछा जा रहा है, सत्य हो सकता है कौन सा कथन। तो देखिए क्या, अब इसको मिटा लेते हैं, ये तो मेरा पूरा फिगर बन ही गया है। तो चलिए इसको मिटा लेते हैं हम लोग। चलिए क्या है आगे देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में बोला गया कि h की शादी n से होती है। ये कथन आपका क्या है, गलत है। क्यों गलत है, तो यहाँ h और n दोनों क्या है, भाई है। दोनों क्या है, भाई। तो कथन ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए बी में क्या बोला गया, बी में बोला गया कि t h का पति है। क्या बोला गया, t h का पति है। चलिए बाबू एक चीज ध्यान देना, बोला गया कि t जो है h का पति है। तो t यहाँ, चलिए देखिए यहाँ t है, ये लड़का है या लड़की है ये आपका स्पष्ट नहीं है। लेकिन जब बोला गया कि n जो है r का चाचा है,
तो चाचा कौन होता है? पिता के भाई। तो ये आर के पिता जो होंगे उसी का तो भाई कौन होगा? एन होगा। वही कौन होगा? एन। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इस फिगर में यहाँ पर पुरुष हम अभी स्पष्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं करेंगे? तो फिगर में बोला गया था कि आर जो है वो एच का क्या है? पुत्र है। लेकिन ये कहीं नहीं बोला गया कि एच क्या है? पुत्र। यानी पुत्र तो माता का भी होता है और पिता का भी होता है। तो यदि ये मानकर चलिए कि एच यदि महिला रहे, ये पुरुष भी हो सकता है और ये महिला भी हो सकता है। यदि एच महिला हो तो आर का पिता कोई और होगा और उसका भाई क्या होगा? एन होगा। यदि एच महिला है तो हो सकता है कि एन और टी दोनों का आपस में शादी हो जाए। तो ये संभावना है कि टी जो है एच का पति हो सकता है। कब? तो यहाँ एच के बारे में तो स्पष्ट ही नहीं है कि ये महिला है या फिर पुरुष है। लेकिन जब बोला गया कि आर जो है वह एन का, ये एन आर का चाचा है, तो ये हो सकता है कि आर यदि पुरुष हो तब तो वो एन का भाई है निश्चित तौर पर। लेकिन यदि एच महिला हो तो आर का पिता कोई और होगा। आर का पिता क्या होगा? कोई और होगा और उसका भाई एन होगा। और तब एच महिला यदि होगी तब ये इसका पति हो सकता है टी ही हो, चूँकि टी का भी स्पष्ट नहीं है कि यह महिला है या पुरुष है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि टी एच का पति है। यह संभव है कि यह हो सकता है। और सवाल में भी आपसे क्या पूछा गया है? तो सवाल में पूछा गया तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सत्य हो सकता है? जो सत्य है वही, वो आपसे नहीं पूछा गया। पूछा गया संभावना कि बताइए कौन सा होने का संभावना है। तो ये तो संभावना है ना कि यदि एच महिला है तो उसकी शादी टी से हो सकती है, तब टी और एन दोनों भाई रहेगा और एन क्या होगा? आर का चाचा हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या चला जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। जैसे सी देखिएगा तो सी क्या कर रहा है? सी कह रहा है कि एच आर का पति है। तो बाबू एच जो है आर का पति हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? तो यहाँ आर जो है यह पहले से स्पष्ट है कि यह पुत्र है। एच आर जो है किसका पुत्र है? एच का। तो ये अगर पुत्र है तो बताइए एच कभी शादी हो सकता, और पुत्र है तो ये पति पत्नी का तो रिश्ता हो ही नहीं सकता है ना। और एच आर का यहाँ क्या है? पति। तो ये आपका पहले ही क्या है? गलत है। अब देखिए डी नंबर में क्या बोला? डी नंबर में बोल रहा है कि वाई जी का पति है। एक कथन बाबू हमने छोड़ दिया अलग। चलिए क्या है? तो जी की पुत्री जे है। यदि जी की पुत्री जे है, देखिए यहाँ पर, तो वाई का ही पुत्र एन, एन का भाई या बहन टी, और टी की बहन कौन है? जे, और जे किसकी पुत्री है? जी का। तो ये वाई का पत्नी कौन हो जाएगा? तो जी हो जाएगा। तब ना जी की पुत्री एन होगी। जी के पति और पति का पुत्री तो कौन होता है? पुत्री। अब देखिए आगे क्या बोला गया? वाई जी का पति है। यह आपका क्या है? ये 100% आपका सही है। क्या है? सही है 100%। लेकिन क्या है बाबू? आपसे ये नहीं पूछा गया कि कौन सा कथन आपका सत्य है। यदि ये पूछा जाता कि सत्य कौन सा है तब तो आंसर मेरा जाता डी नंबर कि वाई जी का पति है। यह स्पष्ट है फिगर से, समझ रहे हो ना। लेकिन पूछा क्या गया कि इनमें से कौन सा कथन सत्य हो सकता है? हो सकता है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है कि टी एच का पति है, हो सकता है टी एच का पति हो। तो आपका आंसर क्या चला जाएगा? ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, ना कि ऑप्शन नंबर डी। डी भी आपका आंसर नहीं जाएगा। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं और देखते हैं अगला सवाल हमारे सामने क्या है। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 में बोला गया कि किसी घड़ी में 1:25 का समय हुआ है। कितने समय हो रहे हैं? तो एक घड़ी बना लेते हैं। बोला गया 1:25 हुए हैं। तो 12, 6, 3 और ये हो गया आपका 9। चलिए ध्यान दीजिएगा, 9 के बाद 12, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। ये आपके घड़ी हैं। घड़ी में बोला कि 1:25। जब घड़ी में 1:25 का समय होगा तो मिनट वाली सुई क्या होगा? 25 पे होगा, 5 पे। मिनट का सुई कहाँ पे रहेगा बाबू? तो 5 पे रहेगा। और घंटे वाली सुई आपका क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, मिनट वाली सुई आपका 25 पे होगा और घंटे वाली सुई आपका 1 तथा 2 के बीच में रहेगा इस जगह पे। तब हम कहेंगे कि घड़ी में कितने बजे हैं? तो 1:25 हुए हैं। 1:25। अब सवाल आपसे पूछा गया
कि घड़ी के सामने लगे दर्पण में क्या समय होगा। तो बाबू ध्यान रखना कि जब घड़ी के सामने मिरर इमेज सवाल रहे, दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाए, तो आपको बस क्या करना है, घड़ी को ऊपर से नीचे 2 भागों में बांट देना है, 2 भागों में बांट देना है। और क्या करना है, जो सुई लेफ्ट में होगा उसको राइट में कर दीजिए, और जो राइट में होगा उसको क्या करेंगे, लेफ्ट में, लेकिन एकदम देख कर करना है। कैसे, तो देखिए अब यहाँ पर जब हम इसको बांटेंगे 2 भागों में, तो देखिए इस रूप में बटाएगा ये घड़ी 2 भाग में, इस रूप में हम क्या करेंगे 2 भाग में बांट दिए। अब देखिए जो सुई घड़ी के, ये आपका हो गया लेफ्ट साइड और ये क्या है आपका राइट साइड। जो सुई आपका राइट में उसको क्या करेंगे, राइट में रखेंगे, और जो लेफ्ट में है उसको क्या करेंगे, लेफ्ट में करेंगे। अब देखिए यहाँ जो सुई है आपका कहाँ पे है, 5, यानी 6 से क्या है 1 घंटे पहले, यानी कि 5 मिनट दूरी पहले। यदि मिनट से देखें तो 5 मिनट क्या है पहले। जब इधर जाएगा तो इससे भी क्या होगा 5 मिनट बाद हो जाएगा। तो यहाँ पर मिनट का सुई जब आएगा तो कहाँ आएगा, 7 पे। किस जगह पे आ जाएगा, तो 7 पे आएगा। और घंटे वाली सुई देखिए कहाँ है, तो घंटा आपका 1 के बाद है और 2 अभी नहीं पहुंचा। यदि 2 पर पहुंचा होता इधर हम करते तो 10 पे ला देते, लेकिन अभी कहाँ है, तो 1 और 2 के बीच में, यानी कि 12 के बाद 1 घंटा से आगे वो बढ़ चुका है। तो यहाँ 12 के बाद 11 इधर कर लेंगे, और 11 और 10 के क्या होगा बीच में, इस जगह पे आपका क्या होगा, घंटे वाला सुई रहेगा। तो जब इस जगह पे सुई आ जाएगा, ये आपका क्या होगा, दर्पण में आपको ये समय दिखाएगा। तो समय घड़ी में अभी देखिए तो क्या हो रहा है, तो 7 पे मिनट पर सुई, 7 पे मिनट की सुई है, यानी कि मिनट आपका कितना 35, और घंटा कहाँ है, तो 10 और 11 के बीच में। तो हम कहेंगे कितना टाइम हुआ है, तो 10 बजकर कितने मिनट, तो 35 मिनट, 10 बजकर 35 मिनट हुए हैं। तो ये आपका क्या होगा, दर्पण प्रतिबिंब समय होगा। और आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर चला जाएगा 10 बजकर 35 मिनट। चलिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये तो हो गया आपका घड़ी से बनाना। दूसरा क्या करना है ना आपको, कि रियल टाइम, ध्यान रखिएगा, रियल टाइम और प्लस मिरर इमेज टाइम, प्लस मिरर इमेज टाइम, इन दोनों का टाइम जो मिलाकर आप क्या करें कि 12 बजा दें। कितना, तो 12, और इस 12 को हम क्या करेंगे 11 घंटे 60 मिनट तो भी बोल सकते हैं। कितना, 11 घंटे 60 मिनट। अब देखिए इसको कैसे करेंगे हम लोग। तो घड़ी का समय क्या बोला गया क्वेश्चन में, कि 1 बजकर कितने बजे हैं, 1 बजकर 25 मिनट हुए हैं। अब बताइए 11:60 करने के लिए इसमें कितना जोड़ना होगा, तो 10 बजकर 35 मिनट यदि हम करेंगे, और दोनों का टाइम ये देखिए आपका है रियल टाइम और ये आपका क्या है मिरर इमेज टाइम। इन दोनों का टाइम यदि हम जोड़ दें तो हमारा घड़ी का टाइम क्या होगा, 12 बज जाएगा। तो 25 और 35 हो गया आपका 60, और 10 और 1 कितना हो जाएगा 11। तो 11 घंटे 60 मिनट, यानी कि 12 घंटा, 12 बजना हो गया आपका। तो 12 घंटे आपको क्या करना है, रियल टाइम और मिरर इमेज टाइम दोनों टाइम को मिलाकर आपको 12 घंटे पूरा देना। आपका आंसर क्या होगा, तैयार हो जाएगा। तो 1 घंटा 1 बजकर 25 मिनट रियल टाइम था। तो हमसे पूछा गया कि मिरर इमेज टाइम, तो इसमें कितना जोड़ने पर 11 घंटे 60 मिनट होगा, तो 10 घंटे 35 मिनट जोड़ने पर 11 घंटे 60, यानी कि ये जो टाइम आपका होगा वह टाइम क्या हो जाएगा, मिरर इमेज टाइम हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 10 बजकर 35 मिनट। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 35 आपका हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 77 में क्या बोला गया है कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले देखिए इसमें कौन कौन सा लेटर है। तो सभी में आप 1 से लेकर 4 तक जब देखें तो सभी का CONS, 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 उसके बाद 4 में भी क्या है CONS। यहाँ तक तो सभी का अक्षर क्या है, आपका लेटर सबका समान है। तो इसके बाद हम चेक करेंगे कौन किसके पहले आएगा। तो 1 नंबर में देखिए क्या है T, उसके बाद क्या है U, उसके बाद है I, उसके बाद 4 नंबर में क्या है C। तो TUI से पहले कौन सा लेटर आता है, C आ जाता है। यानी कि जब शब्दकोश में शब्दों को व्यवस्थित किया जाता है तो जो A लेटर से आपके वर्ड होंगे वो क्या होंगे पहले स्थान पर, B वाले जो होंगे वो उसका स्थान दूसरा, C वाला क्या होगा तीसरा होगा। तो इस प्रकार से व्यवस्थित किए हुए रहते हैं। तो पूछा जा रहा है बताइए उसी ढंग से व्यवस्थित करने पर कौन सा क्रम आपका सही जा रहा है। तो देखिए तो TUI से पहले कौन आता है C, यानी कि 1 नंबर पर आप क्या रहेगा चौथे नंबर वाला। उसके बाद देखिए C के बाद कौन सा आता है I, तो ये आपका हो जाएगा दूसरे नंबर पर।
और U से पहले आपका क्या रहता है, तो T रहता है, तो ये चला जाएगा तीसरे नंबर पर, और T के बाद आता है U, यानी कि दूसरा नंबर चल जाएगा चौथे नंबर पर। तो आपका आंसर क्या होगा जब इसको क्रम में व्यवस्थित करेंगे, तो सबसे पहले 4 वाला आएगा, उसके बाद आपका 3 आ जाएगा, उसके बाद आपका आएगा 1, और उसके बाद आएगा आपका 2, यानी कि 43 12 क्या होगा, 43 12, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा 43 12। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है हमारा। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 77 तो हो गया, 77 के बाद देखिए अगला सवाल। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 82 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 82 में आपसे बोला गया लेटर क्लासिफिकेशन का ये क्वेश्चन है आपके सामने कि विषम शब्द चुने, और शब्द क्या दिया गया है तो उसको जरा गौर से देखिएगा आप लोग। तो सबसे पहले शब्द है आपके सामने BL, क्या है BL, उसके बाद है आपका DF, उसके बाद देखिए JN, क्या है JN, उसके बाद है आपका AX। अब देखिए इन चारों में 3 किसी ना किसी रूप से एक समान होगा, और एक आप क्या होगा उन तीनों से अलग होगा। जो उन तीनों से अलग होगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो अब देखिए यहाँ पर तो लेटर क्लासिफिकेशन से जब भी सवाल पूछा जाए तो सबसे पहले आप उसका पोजीशन लिखिए। तो बताइए यहाँ B का पोजीशन कितने होंगे, तो B का पोजीशन 2, L का पोजीशन कितना, तो 12, D का पोजीशन 4, और F का पोजीशन 6, J का पोजीशन 10। चलिए ध्यान दीजिएगा, J का पोजीशन कितने, तो 10, N का पोजीशन 14, A का पोजीशन 1, और X का पोजीशन हो जाएगा आपका 24। ये आपका लेटर पोजीशन है। अब देखिए जब इसको आप जरा गौर से देखें तो 12 और 2 को यदि आप गुना कर देते हैं तो कितना निकल कर आता है, 24। कितने आते हैं, 24। 6 और 4 को यदि आप गुना करते हैं तो कितना आता है, 24। 1 और 24 को यदि आप गुना करते हैं तो कितना आता है, 24। लेकिन यदि आप 10 और 14 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 140। लेकिन इन दोनों को जब 10 और 14 को आप जोड़िएगा तो कितना होगा, तो 24 हो जाएगा। तो यही आपका क्या है, अंतर चल रहा है। ये BL, DF और AX जो है लेटर का जो पोजीशन है उनको जब आपस में गुना किया जाता है तो वो कितना प्राप्त होता है, 24 प्राप्त हो जाता है। जबकि C नंबर, ऑप्शन नंबर C में जो आपका JN है उनके पोजीशन को आपस में जोड़ा जाता है तब जाकर 24 होता है। तो इन तीनों से आपका क्या है, अलग है। तो ऑप्शन नंबर B, ऑप्शन नंबर A, ऑप्शन नंबर B और ऑप्शन नंबर D, इसका क्या है कि पोजीशन जो है लेटर का उसको आपस में गुना करने के बाद 24 आ रहा है, लेकिन J नंबर में क्या है, जोड़ने के बाद 24 आ रहा है। इसलिए आपका आंसर C नंबर चला जाएगा, J और N। चलिए देखते हैं अगला सवाल हमारे सामने क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 82 तो आपका हो गया। चलिए अगला सवाल देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 85 आप लोग देखिए, कोडिंग डिकोडिंग लेटर कोडिंग का क्वेश्चन है आपके सामने। और सवाल में क्या बोला गया, तो सवाल में बोला गया कि किसी सांकेतिक भाषा में HEAD हेड को क्या लिखा जाता है, तो FL लिखा जाता है, FL, तथा वंश को ONCE को क्या लिखा गया है, तो TQ लिखा गया है। क्या लिखा गया है, TQ। तो पूछ रहा है तो उसी भाषा में क्वाइन COIN क्वाइन का कोड क्या होगा, आपसे पूछा गया। तो चलो बाबू देखते हैं किस आधार पे कोड किया गया है। तो देखिए एक तरफ हमने देखा मूल जो शब्द हमारा है कितने अक्षर के हैं, तो 4, और सांकेतिक अक्षर जो हैं वो कितने हैं, 2, साफ आधा है। तो देखिए किस आधार पर किया है। तो सब लेटर का सबसे पहले आप क्या करें, पोजीशन लिख दें। पोजीशन जब हम लिखते हैं तो देखिए H का पोजीशन 8 होता है आपका, कितने होते हैं, 8, E का हो जाएगा 5, A का 1 और D का क्या हो जाएगा, 4। अब देखिए O का पोजीशन, तो O का पोजीशन होता है 15, कितने, 15, N का हो जाएगा 14, C का 3 और E का क्या होगा, 5। अब देखिए 5 और 1 को यदि आपस में आप जोड़ते हैं, 5 और 1 को यदि आपस में जोड़ते हैं तो यहाँ देखिए F का पोजीशन 6 निकल कर आता है। 5 और 1 कितने हो जाते हैं, 6, और 8 और 4 को जब आप आपस में जोड़ते हैं तो आपका कितना आ जाता है, L, यानी कि 14, यानी कि बीच वाले दो को जोड़ा गया और फिर क्या किया गया, अंतिम पहले और अंतिम वाले को जोड़कर लिखा गया है। दूसरे में जब हम देखते हैं तो 15 और
ये क्या है, ई आपका कितने हो जाएंगे, 5, 15 और 5 कितने, इन दोनों को देखिए क्या हो जाएगा 20, यानी कि टी का पोजीशन कितना होता है, तो 20 वही किया गया, और क्यू का पोजीशन 17। और दूसरा जो आपका अक्षर है क्या है, एन और सी, एन और सी यहाँ क्या है 14 और 3, इसका क्या है पोजीशन 17, और एन और सी दोनों मिलाकर कितने हो जाएंगे 17, तो 17 आपका लास्ट में। तो नियम देखिए कैसे चल रहा है, नियम को पकड़ना आपके लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो देखिए किस आधार पर कोडिंग किया गया है। तो सबसे पहले वाले में हमने देखा कि पहला लेटर और अंतिम लेटर के पोजीशन को जोड़कर कोड पहला अक्षर किया गया है। लेकिन दूसरे में हम क्या देखते हैं, तो पहले और अंतिम अक्षर को जोड़कर पहले कोड किया गया है। तो बाबू एक चीज़ देखना, यहाँ जो आपका ई और ए लेटर है यह आपका क्या है, वोवेल अक्षर है, और यहाँ पर देखिए ओ और ई आपका क्या है, वोवेल है। यानी कि वोवेल अक्षर के पोजीशन को आपस में जोड़कर जो आता है उसको क्या किया जाता है, पहले लिखा जा रहा है, पहले कोड किया गया, और कॉन्सोनेंट लेटर के पोजीशन का योग क्या किया जाता है, बाद में लिखा जा रहा है। तो जैसे देखिए यहाँ ओ और ई को जोड़कर आपस में 15 और 5 कितने 20, 20 किसका पोजीशन टी, तो टी लिखा गया। एन 14 और सी 3 दोनों को जोड़कर क्या आता है क्यू, तो क्यू को क्या किया गया, बाद में लिखा गया। अब हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए COIN कॉइन का कोड क्या होगा। तो एक चीज़ ध्यान रखना, सी का पोजीशन कितना, तो 3, ओ का पोजीशन 15, आई का 9 और एन का 14। तो वोवेल अक्षर का कोड पहले करना है आपको। तो 15 और 9 को जब हम आपस में जोड़ेंगे तो कितने आएंगे, 24 आ जाएंगे। और 24 किस अक्षर का पोजीशन है, तो एक्स का, यहाँ क्या हो जाएगा एक्स। अब देखिए यहाँ पर कॉन्सोनेंट लेटर आपका क्या है, तो सी और एन ये दोनों, और इन दोनों को जब आपस में आप जोड़िए तो 3 और 14 कितने, तो 17, और 17 किसका कोड है, ये पोजीशन है, तो क्यू का। आपका आंसर क्या चला जाएगा, एक्स क्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर चला जाएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल हमारे सामने क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 85 के बाद देखिए अगला सवाल। तो अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 87 में देखिएगा। 87 में बोला गया है कि 22 लड़कियों की एक पंक्ति में कुल कितने लड़की हैं, तो 22 लड़की। सवाल में बोला गया कि 22 लड़कियों की एक पंक्ति में सुधा 4 स्थान दाएं और खिसक जाती है। मानकर चलिए कि यहाँ पे सुधा है, कौन है, सुधा। बोला गया कि 4 स्थान जब वह दाएं, तो यहाँ से देखिए ये आपका लेफ्ट होगा और ये क्या होगा, राइट हो जाएगा, लेफ्ट राइट। अब देखिए आगे बोला गया कि 4 स्थान वह दाएं खिसक जाती है, तो 1 2 3 4 स्थान दाएं खिसक जाने के बाद ये स्थान किसका हो गया, सुधा का। ये स्थान किसका हो गया, सुधा का। दाएं खिसक जाती है तो उसके बाईं तरफ से 13वां स्थान हो जाता है। यानी कि 4 स्थान खिसक जाने के बाद सुधा का बाएं छोर से, ये छोर आपका कौन सा है, बाएं छोर, तो बाएं छोर से उसका स्थान कौन सा, 13वां। यदि 13वां पोजीशन होगा तो जाहिर सी बात है कि सुधा से पहले कितने व्यक्ति होंगे, कितनी लड़की होगी, तो 12 लड़की होगी, तभी तो सुधा का 13वां पोजीशन होगा ना। यहाँ इन सभी को मिलाकर कितने हो जाएंगे, 12, तो 13वां पोजीशन किसका है, सुधा का। अब सवाल में पूछा गया, तो देखिए 12 1 13, और इधर कुल कितने लड़की हो जाएगी, तो 9 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि कुल व्यक्तियों की संख्या आपको कितना दिया गया है, 22, तो 9 व्यक्ति जो है सुधा के दाएं, कितने, 9 व्यक्ति सुधा के दाएं तथा 12 व्यक्ति सुधा के बाएं, तो 12 और 9 कितने, 21, और एक लड़की खुद कौन है, सुधा, तो 21 एक कितना हो गया, 22, और कुल लड़कियों का संख्या आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो 22 दिया गया। तो पहले अगर सवाल क्या पूछा जाता है, 13वां स्थान है, तो पहले पंक्ति में, यानी कि पंक्ति में जो पहला स्थान सुधा का था उसका दाएं से कौन सा स्थान होगा, यानी कि दाएं छोर से उसका पहला स्थान कौन होगा, तो देखिए कौन सा होता है, तो 9 के बाद सुधा का अभी वाला स्थान 10 के बाद 11 12 13, और उसके बाद कौन है, सुधा का पहला स्थान है, जो वो पहले खिसकने से पहले जहाँ थी वो आपसे पूछा गया। ये पोजीशन आपसे क्या किया गया है, पूछा गया है। तो देखिए 9 व्यक्ति सुधा के दाईं ओर और सुधा के बाईं ओर देखिए कौन कितने हैं, तो 1 2 3, तो 9 1 10 10 3 13, और ये पोजीशन कौन सा है, तो 14वां पोजीशन है। यानी कि आपका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी 14। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 87 के बाद देखिएगा चलिए 87 हो गया,
उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 92 में क्या है, सवाल आपसे पूछा गया कि श्याम अपने घर से सीधा 5 किलोमीटर गया, तब अपने दाईं ओर घूमकर 2 किलोमीटर गया, फिर दाईं ओर घूमकर। चलिए देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यह नहीं बोला कि श्याम अपने घर से निकलने के बाद किस दिशा में 5 किलोमीटर गया। सीधा आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया कि श्याम अपने घर से निकलने के बाद 5 किलोमीटर चला। कितने किलोमीटर? 5 किलोमीटर गया। तो जब इस तरीके का सवाल हो जहाँ दिशा नहीं बतलाया गया हो तो आप किसी भी दिशा में चल सकते हैं, किसी भी दिशा में, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण किसी भी दिशा में। तो ये हम क्वेश्चन में चलते हैं पूर्व दिशा की ओर। तो सवाल में देखिए बोला गया कि श्याम अपने घर से निकलने के बाद, ये मानिए श्याम का घर है, घर से निकलने के बाद 5 किलोमीटर या चला। उसके बाद बोला गया तब अपनी दाईं ओर घूमकर 2 किलोमीटर चला। अभी जो इसका चेहरा है किस दिशा में है? तो पूर्व दिशा की ओर। और पूर्व दिशा में जब चेहरा होगा तो लेफ्ट हैंड ऊपर की ओर, राइट क्या होगा? नीचे की ओर। अब बोला गया तब अपनी दाईं ओर घूमकर कितना चलता है? 2 किलोमीटर चलता है। कितना चला? 2 किलोमीटर। चलिए अब देखिए इसका लेफ्ट ये होगा और राइट क्या होगा? इस साइड हो जाएगा। अब सवाल फिर बोला गया फिर दाईं ओर घूमकर 2 किलोमीटर चला। अब यहाँ से क्या करता है? यह फिर दाईं ओर घूमता है और कितना चलता है? तो 2 किलोमीटर। तो हो गया 2 किलोमीटर। अब देखिए आगे बोला गया कि यदि अब वह अपने घर से उत्तर पश्चिम दिशा में है, अपने घर से वह, यदि अब वह अपने घर से कौन सा दिशा में है? तो उत्तर पश्चिम दिशा यानी कि नॉर्थ वेस्ट में है। तो पूछा जा रहा है कि बताइए वह घर से किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। ये सवाल आपसे क्या किया गया है? पूछा गया है। तो यदि ये दिशा आपका नॉर्थ वेस्ट होगा तो जाहिर सी बात है आपका नॉर्थ ये साउथ हो जाएगा ये, और ये दिशा आपका हो जाएगा वेस्ट, ये दिशा आपका हो जाएगा ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच का दिशा हो जाएगा साउथ ईस्ट, साउथ ये ईस्ट और नॉर्थ के बीच का दिशा हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। उसके बाद देखिए साउथ और वेस्ट के बीच का दिशा आपका हो जाएगा साउथ वेस्ट। बोला गया कि यदि वो अपने घर से अभी उत्तर पश्चिम में यानी कि नॉर्थ वेस्ट में है तो वह घर से किस दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया था। तो देखिए घर से वह किस दिशा की ओर जा रहा है? तो घर से वो पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ किया था, यानी कि आपका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 92 आपका हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 94 में बोला गया कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाता है। तो बाबू एक चीज़ नोट कर लो सबसे पहले कि अल्फ़ाबेट में जो आपके लेटर होते हैं वह लेटर कितने होते हैं? तो 26, ए से लेकर कितने? तो जेड तक। ये आपका क्या है? लेटर का क्रम है। तो ए से जो एम तक आपका अक्षर होता है, ए से एम तक, यह आपका क्या है? प्रथम अर्धांश का अक्षर है। और एन से जेड तक जो अक्षर होते हैं यह आपके द्वितीय अर्धांश के अक्षर हैं, सेकेंड हाफ है आपका। तो अब आगे आपसे पूछा गया कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखते हैं। तो प्रथम अर्धांश के अक्षर आपके कितने? तो ए से लेकर एम तक। इसको क्या किया गया है? तो विपरीत क्रम में लिखा गया। तो विपरीत क्रम में जब लिखेगा तो एम का स्थान यहाँ हो जाएगा और ए का स्थान क्या होगा? इस जगह पे होगा, ए का स्थान विपरीत क्रम में है। तो लेफ्ट छोर से ध्यान रखिएगा, किस छोर से? तो लेफ्ट छोर से इसका एम का स्थान पोजीशन क्या होगा? 1, और ए का पोजीशन क्या हो जाएगा? 13। चूंकि ए से एम कितने लेटर होते हैं? 13 हो जाते हैं। अब आगे बोला गया, फिर पढ़िए कि तथा द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को भी विपरीत क्रम में लिखते हैं। तो द्वितीय अर्धांश के अक्षर आपके कौन है? एन से लेकर जेड तक। अब इसको भी क्या किया गया? विपरीत क्रम में लिख दिया गया। तो जब इसको विपरीत में लिखा जाएगा तो जेड आपका यहाँ आ जाएगा और एन क्या होगा? सबसे अंतिम में चला जाएगा। और जेड का पोजीशन कौन सा होगा? तो 14वां पोजीशन होगा। और एन का पोजीशन तब चला जाएगा आपका 26वां। अब देखिए सवाल में क्या पूछ रहा है वो ध्यान दीजिएगा। तो सवाल में फिर बोला गया तो बाएं छोर से 8वें अक्षर, यानी कि बाएं छोर से चल रहा है कितने अक्षर? तो 8वें अक्षर। तो सबसे पहले 8 लिख लीजिए आप। उसके बाद बोला गया 8वें अक्षर के दाहिने 11वां। यहाँ आने के बाद फिर बोल रहा है दाहिने, तो ये आपका लेफ्ट होगा, ये राइट होगा। तो दाएं आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे हम? प्लस के दाहिने 11वां अक्षर। उसके बाद फिर क्या है?
के बाएं पांचवा अक्षर 11वां अक्षर गए, तो यानी कि आप यहाँ पर जब आए यहाँ पर, तो यहाँ से फिर आपको बोला गया कि के बाएं पांचवा, यानी बाएं तो इधर हो गया, फिर आप क्या कर रहे हैं वापस, तो क्या करेंगे हम माइनस, माइनस कितना अक्षर पूछ रहा है आपसे, तो पांचवा अक्षर के पड़ोसी अक्षर कौन है। तो देखिए 18 8 और 11 19 माइनस 5 कितना हो जाता है 14, और 14 पोजीशन किसका है, तो 14 पोजीशन आपका जेड अक्षर का है, किसका है, जेड का। तो बाएं छोर से 8वें अक्षर के दाहिने 11वां अक्षर के बाएं 5वां अक्षर आपका कौन सा है, जेड है। अब पूछा गया 5वें अक्षर के पड़ोसी अक्षर कौन है। तो बाबू ध्यान रखना, पड़ोसी सिर्फ दायां तरफ या सिर्फ बायां नहीं होता है। जब आपसे पूछा जाता बायां पड़ोसी कौन है, तो सिर्फ हम क्या करते, ए आंसर देते। अब देखिए यहाँ क्या है, जेड के बाद अगला यहाँ जो लेटर होगा आपका कौन सा होगा, वाई। इधर जो लेटर होगा कौन सा होगा, बी सी डी, इस प्रकार से एम तक होगा, वाई एक्स डब्ल्यू, इस प्रकार से लेटर एन तक होगा। अब पूछ रहा है कि 14वां अक्षर, ये अक्षर का पड़ोसी अक्षर, तो जेड का पड़ोसी अक्षर कौन है आपका, तो जेड का पड़ोसी अक्षर आपका ए और वाई है, दोनों आपका क्या है, पड़ोसी। तो ऑप्शन में देखिए क्या है, वाई, सिर्फ वाई नहीं देना है, पड़ोसी जब पूछा गया दोनों तरफ जो बैठेगा वो आपका आंसर में जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या है आपका वाई, बी में है आपका ए, सी में ए तथा वाई, तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए तथा वाई। तो आपका आंसर यहाँ चला गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या है 95 के बाद। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 97 क्या है, तो 97 में है आपका, क्वेश्चन नंबर 97 है आपका 189 3, उसके बाद क्या है देखिए 216 72 63 है यहाँ। चलिए 216 72, उसके बाद है 272 68, उसके बाद है 246 82। अब बोल रहा है कि भिन्न संख्या चुने, यानी इनमें से 4 में से 3 आपका क्या होगा, एक समान, और एक आपका क्या होगा, भिन्न होगा। जो आपका भिन्न होगा वही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो 63 को यदि आप 18 60 गुने 3 180 या 3 तिहाई 9 89, यानी कि गुने 3, 63 गुने 3 कितने हो जाते हैं 189। 63 को जब आप 3 से गुना करेंगे तो 189। उसके बाद देखिए 72 को जब आप 3 से गुना करेंगे, कितने से, गुने 3, तो ये भी आपका क्या होगा 216, 3 दूने 6 और 3 सतह 21, 216। अब उसके बाद देखिए आप, तो 68 को जब हम 3 से गुना करते हैं तो देखिए कितना होगा, तो 8 या 24, 3 से नहीं ये 4 से गुना होगा। चलिए 1 मिनट देखिए, 8 चौके 32, ये क्या किया गया है 4 से, यहाँ किया गया है गुना 4, 4 8 32, शेष बचा 3 और 4 छके 24, 3 27, 272, ये 4 से गुना किया गया है। और उसके बाद यहाँ गुने 3 गुने 3 गुने 4, यहाँ देखिए 82 को क्या किया गया है, तो 82 को आपका गुना 3 किया गया है। कैसे, तो 2 तिहाई 6 और 3 8 24, 246, 82 गुने 3 आपका क्या होता है 246। तो आप ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी जो है आपका 3 से गुना किया गया है। दाएं वाले जो संख्या है वह क्या है 3 से गुना होकर बाएं में लिखा गया है, जबकि ऑप्शन नंबर सी आप देखिए तो क्या है 4 से गुना किया गया है। इसलिए आपका आंसर क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, ना कि कोई और। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है। तो क्वेश्चन नंबर देखिएगा 99। 99 में क्या है, तो 99 नंबर क्वेश्चन में आपके सामने दिया गया है कि 48 नंबर एनालॉजी से सवाल है 48, उसके बाद है आपका 122। चलिए अगला देखते हैं, तो 168 और अगला आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए देखिए क्या चल रहा है। ये 48 आपका क्या है, तो देखिए किसके स्क्वायर के करीब है, तो 7 का स्क्वायर माइनस क्या है 1, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 1 कितने 48। आगे देखिए क्या है, तो 11 का स्क्वायर, अब प्लस कितने हैं, प्लस किया गया प्लस 1, तो 11 का स्क्वायर 121 प्लस 1 122, और ये 168 जो है आपका क्या है लगभग 13 के स्क्वायर के बराबर है। 13 का स्क्वायर 169 माइनस 1 168,
-1 168। अब देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, तो पहले यहाँ पहले स्थान पे पहले भाग का दूसरे से जो संबंध वही क्या होगा, तीसरे का चौथे से हो जाएगा। अब 7 का स्क्वायर, उसके बाद क्या है 11 का स्क्वायर, यानी कि लगातार नहीं चल रहा है, लगातार नहीं चल रहा है, तो 7 के बाद 8 नहीं है, तो ये 7 जो है आपका क्या है, अभाज्य संख्या है। कौन सा संख्या है बाबू, अभाज्य संख्या। और 7 के बाद का अगला अभाज्य संख्या आपका कौन है, तो 11 है। तो 13 के बाद अगला अभाज्य संख्या आपका कौन सा जाएगा, तो 17। कौन सा हो जाएगा, 17। और 17 का स्क्वायर क्या करेंगे, +1, इसमें -1 था, उसके बाद 11 का स्क्वायर +1, तो 17 का स्क्वायर क्या करेंगे, +1, तो 17 का स्क्वायर आपका हो जाता है 289। अब +1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 290। जिस भी ऑप्शन में 290 होगा वही आपका क्या होगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर चला जाएगा। तो देखते हैं अगला सवाल आपका दूसरे सब्जेक्ट से है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, पसंद आ रहा होगा और पढ़ने में आप लोगों को बहुत ही मज़ा आ रहा होगा। तो आप लोग पढ़ें और जी तोड़ मेहनत करें। NTPC आपका एग्ज़ाम जो 15 दिसंबर से होने वाला है, उसमें आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता है। आपकी सफलता आपके मेहनत पे है। तो आप हमेशा क्या करें, मेहनत करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे टीम का हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए क्लास धीरे धीरे बढ़ाते रहें। धन्यवाद।